हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप एरोड की एपिसोड 142 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ये बेला के साथ फाइट कर रही होती है, वहीं पर वो अपनी डिवाइन पावर्स को रिलीज करती है। ये जैसी अपनी डिवाइन पावर्स को रिलीज करती है तो बेला का सिस्टम एरर देना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो अपने स्किल्स को यूज नहीं कर सकती। ये उसे कहती है, गॉडेस की अथॉरिटी के सामने तुम्हारी पावर्स बिल्कुल बेकार है, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन बेला अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है, क्योंकि सिर्फ स्किल्स के अलावा उसके पास अपनी भी काफी सारी स्ट्रेंथ है। केवी उसके अटैक से बचते हुए सोच रही होती है, ये बात तो पहले से पता है कि मेरी डिवाइन पावर इसके सिस्टम के ऊपर तो काम कर सकती है, लेकिन इसने जो स्ट्रेंथ हासिल की है और जो स्किल्स इसके अपने हैं, उन स्किल्स के ऊपर मेरी डिवाइन पावर्स काम नहीं करती। केवी जल्दी से अपने बाले के ऊपर अपनी ऑरा की पावर को रिलीज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ बेला के ऊपर स्लैश लगाते हुए आगे बढ़ जाती है और कहती है, उसी दुनिया के इंसान अपनी गाइडलाइंस के अलावा सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है। नॉर्मल इंसान को हराना मेरे जैसे लेवल 80 के हंटर के लिए बहुत ज्यादा आसान है। बेला भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर भी कट लग चुका है। वो कहती है, इसने अपनी पावर्स को यूज किया है ताकि मैं अपनी गाइडलाइंस को यूज न कर सकूं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा लेवल इससे काफी ज्यादा हाई है, फिर भी ये मेरे साथ इस तरह कैसे फाइट कर सकती है। मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी इससे ज्यादा है। मिस सीलिया भी उसी की तरफ देख रही होती है और कहती है, गॉडेस की एम्बॉडीमेंट तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसी वक्त पीछे से दिखाते हैं कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए कोई आगे बढ़ता है। मिस सीलिया चिल्लाकर उसे कहती है कि ये पीछे की तरफ देखो, और उसी वक्त पीछे वाली साइड से रिचर्ड उसके ऊपर अपनी ऑरा की पावर को रिलीज करते हुए अटैक करता है। कि ये जल्दी से अपने बाले को सामने की तरफ करती है और साथ ही वो अपनी डिवाइन पावर्स को भी रिलीज करती है ताकि उसकी गाइडलाइन में भी एरर लाया जा सके। लेकिन रिचर्ड के ऊपर उसकी डिवाइन पावर्स का कोई भी असर नहीं होता। कि ये इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है, मैंने अपनी डिवाइन पावर्स को यूज किया था, लेकिन फिर भी इसने मेरे ऊपर एक स्लैश कैसे लगा ली। रिचर्ड बेला से पूछता है, बेला क्या तुम जख्मी हो। बेला उसे कहती है, ये कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये कुछ सीरियस नहीं है। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम तो उस वॉल्टेरियन को पकड़ने के लिए जाने वाले थे। ये मिशन तो मेरा था, तुमने कहा था कि मुझे गॉडेस को जिंदा पकड़ना है। रिचर्ड उसकी बात सुनने के बाद कहता है, तो इसका मतलब यही वो लड़की है जो कि गॉडेस की एम्बेडिमेंट है, यानी कि इसी का नाम किविए है। वो बड़ी स्पीड के साथ अपनी तलवार पर ऑरा की पावर को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। किविए भी अपने बाले के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करती है। किविए कहती है, मैं इस बात को लेकर तो श्योर हूँ कि यहाँ पर अपने गाइडलाइन सिस्टम को यूज नहीं कर रहा, लेकिन इसके पास इतनी ऑरा की पावर कहाँ से है? इसका मतलब इसने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है, बिल्कुल रियो हानबिन की तरह। उसने भी ट्रेनिंग करके इतनी ज्यादा ऑरा की पावर को हासिल किया है। रिचर्ड किविए से कहता है, अगर तुम वाकई में रेथिना के लिए कुछ करना चाहती हो और रेथिना को बचाना चाहती हो। यहीं पर बीच में बेला बोल पड़ती है। बेला उन दोनों से कहती है, यहीं पर रुक जाओ, और साथ ही उसने सीलिया को उसकी गर्दन से पकड़ा होता है। बेला किविए से कहती है, हालांकि मेरा गाइडलाइन सिस्टम यहाँ पर काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मेरे हाथों में इतनी स्ट्रेंथ तो है कि मैं इस लड़की की गर्दन को मोड़ सकूं। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं इस लड़की को मार डालूं तो यहीं पर रुक जाओ और अपने आप को सरेंडर कर दो। किविए भी इसी बारे में सोच रही होती है। किविए कहती है, मैं अपनी गॉडेस की डिवाइन पावर्स को यूज करते हुए इनके स्किल्स और इनके गाइडलाइन सिस्टम में एरर तो ला सकती हूँ, लेकिन इन्होंने मेहनत करके जो बॉडी हासिल की है, यानी इसके अंदर जो स्ट्रेंथ है, वो सभी इनके पास है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं पकड़ी गई तो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ गैरहान के प्लान के मुताबिक होगा। मुझे पकड़कर ले जाएंगे। उसी वक्त मिस सिलिया अपने पास से उस चेन बीड को निकालती है। ऐसा ही एक चेन वाला बीड एरिक के पास भी है। किविए कहती है, ये तो वही सिग्नल वाला डिवाइस है जो कि रियो हानबिन के पास भी है। मिस सिलिया उसे इशारा करती है कि मैं इसको दबाने वाली हूँ, इसको दबाने से एरिक को मैसेज मिल जाएगा और वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर हमें बचाने के लिए आ जाएगा। किविए कहती है, गैरहान मुझे जिंदा पकड़ना चाहता है। अगर मैं यहाँ पर सरेंडर कर भी देती हूँ तो जब तक ये लोग मुझे यहाँ से लेकर बाहर निकलेंगे, ऐलान से बाहर निकलने ताकि रियो हानबिन और बैरोल्ट दोनों यहाँ पर आ जाएंगे और मुझे बचा सकते हैं। किविए अपने बाले को छोड़ देती है और कहती है, ठीक है, प्लीज मिस सिलिया को छोड़ दो, मैं तुम्हारी ऑफर को मानने को तैयार हूँ। ठीक है, तुम लोग मुझे पकड़ सकते हो। बेला भी इस बात से काफी हैरान होती है और किविए से कहती है, वैसे मैंने इस बारे में सोचा नहीं था मेरी ये धमकी गॉडेस की एम्बॉडीमेंट पर काम करेगी। ये तो वाकई में काम कर गई। किविए बेला से कहती है, लेकिन तुम लोगों को मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मुझे ये बताओ कि तुम सभी लोग मुझे यहाँ पर बड़ी आसानी से मार सकते हो। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ कि मैं गॉडेस की एम्बॉडीमेंट हूँ। अगर मैं वाकई में उनके रास्ते में आ रही हूँ, गैरहान और जिनोबिया मुझे मरवा क्यों नहीं देते? बेला उसे कहती है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकती क्योंकि उन लोगों को मेरे ऊपर इतना भरोसा नहीं है, इसलिए उन लोगों ने मुझे डिटेल्स नहीं बताई। रिचर्ड उसे कहता है, चलो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। क्योंकि तुम गॉडेस की एम्बॉडीमेंट हो, इसलिए गॉडेस की काफी सारी पावर्स तुम्हारे पास है। तो गैरहान ने रियल गॉडेस की पावर्स को तो ऑब्जर्व कर लिया है, अब बची हुई पावर्स तुम्हारे पास हैं। अगर गैरहान अपने हाथों से तुम्हें मारेगा, वो गॉडेस की बची हुई पावर्स को भी ऑब्जर्व कर लेगा और वो खुद एक गॉड बन जाएगा। किविए भी उसकी ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होती है। ना सिर्फ किविए बल्कि बेला और मिस सिलिया भी उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होती है। गैरहान यहाँ पर गॉडेस ऑफ डार्कनेस को मारने के बाद खुद एक गॉड बनना चाहता है। किविए चिल्लाकर उसे कहती है, कहीं गैरहान पागल तो नहीं हो गया? उसे लगता है कि वो गॉडेस ऑफ डार्कनेस को रिप्लेस करके एक नया गॉड बन सकता है। शायद उसे इस बारे में नहीं पता कि 6 गॉडेसेस मिलकर
मिलकर पुलिस डीमन गार्ड के इन डंजन्स को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर पा रही है। और अगर गार्डियंस ऑफ डार्कनेस वाकई में जहाँ से खत्म हो जाती है, हमारी रेटिना के इर्द गिर्द जितनी भी डायमेंशनल प्रोटेक्शन है वो सारी हट जाएगी और यहाँ पर बहुत सारे डायमेंशनल क्रैक ओपन होंगे और उन सारे डायमेंशनल क्रैक के अंदर से दूसरी दुनिया का रास्ता ओपन होगा, जहाँ से आर्मफुलेस डीमन गार्ड अपने सोल्जर्स को यहाँ पर भेज देगा। तो जैसे तुम मुझे गैरहान के हवाले करोगे उसी वक्त रेटिना की किस्मत सील्ड हो जाएगी और रेटिना में कुछ भी जिंदा नहीं बचेगा, सभी लोग मारे जाएंगे। रिचर्ड उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे मैं तुम्हें उसके हवाले करूंगा उसी वक्त रेटिना तबाह हो जाएगा। लेकिन मैं भी ऐसा नहीं चाहता, मैं रेटिना को तबाह नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हें यहीं पर मरना होगा। और वो अपनी तलवार को उठाता है और उसे मारने लगता है और कहता है मैं नहीं चाहता कि गैरहान अपने मिशन में सक्सेसफुल हो और रेटिना तबाह हो। इस बात से तो किविए, बेला और सीलिया तीनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। और जैसे ही वो अपनी तलवार पर अपनी ओरा की पावर को रिलीज करते हुए किविए के ऊपर अटैक करता है तो वहीं पर बिल्डिंग के बाहर का सीन भी दिखाते हैं। बिल्डिंग के बाहर भी उसकी ओरा की पावर दिखाई देती है, साथ ही बाहर का सीन भी दिखाते हैं जहाँ पर आइफर होती है। आइफर कहती है मुझे जल्दी से उन सभी को बचाने के लिए जाना होगा, लेकिन उनके पास जो बंदा आया होता है वो उसे सहारा देता है। असल में जहाँ पर साना आया है, साना उसे कहता है तुम दोनों यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि तुम दोनों के जख्मों का भी इलाज हो रहा है, तुम दोनों यहीं पर रुको, उसके बाद हेल्प करने के लिए जाना। आइफर उसे कहती है अगर हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे फिर किविए का क्या होगा, वो दूसरी दुनिया के डीमन उसे मार डालेंगे। साना उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये किविए कौन है इसको तुम बचाना चाहती हो, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा है जो कि तुम्हारी इस किविए को कुछ भी नहीं होने देगा। तो यहीं पर ऑफिस के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर रिचर्ड ने अपनी तलवार को घुमाकर किविए के ऊपर अटैक किया था, उसकी तलवार टूट जाती है क्योंकि किविए के इर्द गिर्द एक शील्ड बनती है। ये वाली शील्ड हमारे लियोनार्ड की होती है। लियोनार्ड वहाँ पर ऑफिस में आ जाता है, वो दोनों पीछे की तरफ मुड़ते हैं। लियोनार्ड उसे कहता है तुम सभी के ऊपर इल्जाम है कि तुमने कैरवान के 35 लोगों को बहुत ही जालिमाना तरीके से मार डाला, सभी को टॉर्चर किया और इसके अलावा तुम लोगों ने यहाँ पर कैलान सिटी के बहुत सारे हिस्से को नुकसान पहुँचाया है और बहुत सारे सिविलियंस को मारा है। और इसके अलावा तुम लोगों ने 20 साल पहले रेटिना में जो कुछ भी किया था उस सब के इल्जाम भी तुम्हारे ऊपर हैं, इसलिए मैं तुम सभी को इंटेरोगेशन करने के लिए यहाँ पर पकड़ने वाला हूँ बाय द नेम ऑफ द गॉडेस किरजाली। रिचर्ड भी उसकी तरफ देखता और कहता है तुम तो चर्च ऑफ डार्कनेस से सर लियोनहार्ड हो। रिचर्ड उसे कहता है लगता है कि सर आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, हम लोग तो यहाँ पर फेरी अलायंस की तरफ से आए हैं, हम लोग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर्स हैं। लियोनार्ड उसे कहता है तो अच्छा, तो तुम यहाँ पर एल्फ किंग के असैसिन्स को पकड़ने के लिए आए हो और तुम्हें लगता है कि इन लोगों ने एल्फ किंग को मारा है। अगर तुम लोग वाकई में फेरी अलायंस की इन्वेस्टिगेशन टीम भी होते तब भी तुम लोग मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मैं चर्च ऑफ डार्कनेस से आया हूँ। तुम्हारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के ऊपर जो सील लगी हुई है वो हुलियान की है, इसलिए तुम सभी के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम सभी के ऊपर भरोसा करना ठीक रहेगा, क्योंकि तुम सभी लोग दूसरी दुनिया के आए हुए इंसान हो, स्पेशली तुम्हें तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और साथ ही उसका नाम पुकारता है, उसे रिचर्ड कहता है। लियोनार्ड से कहता है तो मैं यहाँ पर कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तुम सभी लोग यहाँ पर दूसरी दुनिया के डीमंस हो इसका मतलब हुलियान इस सब में शामिल है और हुलियान ही यहाँ पर ये सब कुछ करवा रही है। किविया उसे कहती है हुलियान सिर्फ अकेली नहीं है बल्कि उसके साथ गैरहान और जिनोविया भी है। इस वक्त गैरहान और जिनोविया वो दोनों ही गॉडेस ऑफ डार्कनेस के ऊपर अटैक करने के बाद उसकी पावर्स को चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। गैरहान इस वक्त उसकी काफी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर चुका है और वो खुद एक गार्ड बनना चाहता है। लियोनार्ड उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हमारे 4 बड़े हीरोज वही इस वक्त गॉडेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उन्होंने गॉडेस को धोखा दिया, लेकिन तुम कौन हो जिसे सब के बारे में पता है? वो उसे कहती है मैं गॉडेस ऑफ डार्कनेस किरजाली की एम्बॉडीमेंट हूँ, मैं यहाँ पर एक मैसेंजर बनाकर भेजी गई हूँ ताकि मैं रेटिना को तबाह होने से बचा सकूं। लियोनार्ड उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो तुम एक पागल लड़की हो। वो उसे हैरान होकर कहती है इस बात का क्या मतलब है? मैंने तुम्हें बताया कि मैं गॉडेस ऑफ डार्कनेस की एम्बॉडीमेंट हूँ। लियोनार्ड उसे कहता है अगर तुम वाकई में गॉडेस ऑफ डार्कनेस की एम्बॉडीमेंट होती तो फिर यहाँ पर तुम मुझसे मदद लेने के लिए आती, ना कि उस बंदे के पास, वाल्टेरियन के पास, जिसके पास तो दिमाग भी नहीं है। वो साइज में इतना बड़ा है कि वो दूर से भी दिखाई दे जाता है और वो बहुत ही बेवकूफ है। किविया भी उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाती है क्योंकि उसे भी पता है कि एरिक बिल्कुल ऐसा ही है। उसी वक्त बेला उठती है और अपने कुल्हाड़े को उठाकर लियोनार्ड के ऊपर अटैक कर देती है। किविया जलाकर उसे कहती है अपने पीछे देखो, लेकिन लियोनार्ड अपनी पावर्स को यूज करते हुए एनर्जी का बना हुआ एक पिलर बनाता है और बेला को पीछे की तरफ गिरा देता है। लियोनार्ड कहता है मुझे सब बातों पर यकीन नहीं आ रहा कि 4 बड़े हीरोज ने मिलकर ये सब कुछ किया है और वो ग्रेट अर्थ को कंट्रोल कर रहे हैं और ये सारे ग्रेट अर्थ के मेंबर हैं। साथ ही वो अपना मास्क भी उतार देता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है अगर 4 बड़े हीरोज ने ये सब कुछ किया है तो मुझे लगता है कि ऐसा होना पॉसिबल है, गैरहान ऐसा कर सकता है। लियोनार्ड यहाँ पर अपना मास्क इसलिए उतारता है ताकि उसके सामने जो रिचर्ड है वो उसके लेवल को देखकर डर जाए, सरेंडर कर दे, लेकिन रिचर्ड
लियोनार्ड उसके सामने सरेंडर करने की बजाय उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लियोनार्ड कहता है लगता है कि तुम इस तरह नहीं मानोगे और वैसे भी मुझे सारी की सारी स्टोरी तुम्हारे मुंह से सुनना पड़ेगी। साथ ही लियोनार्ड हैरान होता है कि इसने मेरे लेवल को देखने के बाद भी मेरे ऊपर अटैक कर दिया। लगता है कि इसे अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 142 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप एरर की एपिसोड 143 के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। एरिक और बैरोल्ड दोनों ही उस पोर्टल के रास्ते से अंदर चले गए थे। अंदर जाने के बाद उनका सामना बहुत सारे एंजल्स के साथ होता है। तो वहाँ पर एंजल्स उनके ऊपर अटैक करते हैं, जबकि एरिक उन सभी के साथ फाइट कर रहा होता है। एरिक एक एंजल के सामने खड़ा होता है और कहता है मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, पर हम सभी लोग जितने भी दूसरी दुनिया के इंसान हैं उनके गाइडलाइन सिस्टम इन एंजल्स के सामने काम नहीं करते और हमें फॉरबिड किया जाता है कि हम इन एंजल्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। पता नहीं आम्फिलिस डीमन गार्ड ने सब कुछ ऐसा सिस्टम क्यों रखा है। अगर वो हमारी बॉडी में इस गाइडलाइन सिस्टम को डालकर हमें इस रेथिना में बेच सकता है, अपना काम करवा सकता है, तो फिर उसने एंजल्स को इस तरह क्यों बनाया, हम सभी को एंजल्स का खाना बनाने के लिए क्यों रखा है। ये बात तो ठीक है कि हम दोनों ही दूसरी दुनिया के इंसान और एंजल्स इन दोनों को ही यहाँ पर आम्फिलिस डीमन गार्ड ने भेजा है, तो फिर एंजल्स के हाथों से दूसरी दुनिया के इंसानों को क्यों मरना है, दूसरी दुनिया के इंसानों के हाथों से एंजल्स क्यों नहीं मर सकते। एरिक वहीं पर इन सारे सवालों के बारे में सोच रहा होता है और यहीं पर वो अपनी आंखें बंद करता है और आगे बढ़ते हुए अपने ओरा ब्लेड को यूज करते हुए उस एंजल को मार देता है, क्योंकि अपनी आंखें बंद करने के बाद ही वो एंजल को मार सकता है, क्योंकि अगर आंखें खुली रखेगा तो उसका गाइडलाइन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। एरिक वहाँ पर अपने सामने जितने एंजल्स होते हैं उन सभी को अपने ओरा ब्लेड को यूज करते हुए सभी के ऊपर अटैक करता है और उनके छोटे छोटे पीसेस कर देता है, यानी कि उन सभी को मार देता है। और उनको मारने के बाद जैसे वो नीचे उतरता है उसका ओरा ब्लेड टूट जाता है। हर बार जब वो उनके ऊपर अटैक करता है तो उसका ओरा ब्लेड टूट जाता है। बैरोल्ड उसके पास आता है और कहता है मैंने काफी बार नोटिस किया है जब भी तुम इनके ऊपर अटैक करती हो तो इन पर अटैक करने के बाद तुम्हारा ओरा ब्लेड टूट जाता है। एरिक उसे कहता है हाँ, हर बार मेरा ओरा ब्लेड टूट जाता है, और लेकिन इस बार मैंने काफी देर तक अपने ओरा ब्लेड को संभाल कर रखा, यानी फाइट में वो एक्टिव रहा और जल्दी नहीं टूटा। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तुम्हारी तरह मुझे ओरा ब्लेड को हमेशा के लिए सस्टेन करके रखना है। बैरोल्ड उसे कहता है तो यहाँ पर ये जितने भी डीमन मरे हुए हैं इन सभी को तुमने मारा है। एरिक उसे कहता है हाँ, इन सभी को मैंने मारा है, लेकिन इस सब से मुझे क्या फायदा होने वाला है। इतने सारे डीमंस को मार दिया, लेकिन इन सारे एंजल्स को मारने पर मुझे कोई भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिल रहे और ना ही मेरा लेवल अप हो रहा है। बैरोल्ड उसे कहता है तुम्हें किसने कहा कि रियल एक्सपीरियंस पॉइंट्स तुम्हारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, बल्कि वो नहीं, रियल एक्सपीरियंस तो वो है जो तुम्हें यहाँ पर हासिल हो रहा है, एक फाइट का तजुर्बा। तुम्हें नहीं लगता कि इनके साथ फाइट करते हुए तुम काफी बेहतर हो चुके हो, तो तुम इनके साथ आंखें बंद करके भी फाइट कर सकते हो। एरिक उसे कहता है अब मुझे समझ आ रही है कि तुम्हारे पास कोई स्टूडेंट क्यों नहीं है, क्योंकि तुम इसी तरह की दद्दू जैसी बातें करते हो। बैरोल्ड उसे कहता है चलो हम लोग अपने नेक्स्ट स्किल की प्रैक्टिस करते हैं, अगले स्टेप पर चलते हैं। चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी बॉडी के अंदर अपने ओरा की पावर को फोकस करो। एरिक उसे कहता है नहीं, मैं थक चुका हूँ, अब मुझे ब्रेक चाहिए, मैं यहीं पर बैठने वाला हूँ। मुझे तो अब इसकी गिनती भी याद नहीं रही कि यहाँ पर इस डायमेंशनल क्रैक में आने के बाद मैंने कितने ज्यादा एंजल्स को मारा है। बैरोल्ड उसे कहता अच्छा तुम तो बहुत ज्यादा थक गए हो, मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक नया मूव सिखाऊंगा जिससे तुम बहुत ही जल्दी लेवल अप हो सकते हो, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। एरिक जल्दी से उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है क्या तुम वाकई में मुझे एक नया मूव सिखाने वाले हो, मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी है, चलो जल्दी से मुझे नया मूव सिखाओ। तो यहीं पर एरिक बैठ जाता है। एरिक अपनी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ओरा की पावर को फोकस करना स्टार्ट करता है। एरिक वहीं पर बैठे बैठे बैरोल्ड के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है हालांकि मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, लेकिन मुझे इस बारे में याद रखना चाहिए कि मैं अभी तक लेवल 5 हूँ, जबकि बैरोल्ड के पास लेवल 200 है और साथ में उसके अल्फा भी है। एरिक कहता है अगर मैं बैरोल्ड के लेवल की तरफ देखूं तो मुझे लगता है कि बाकी के सारे हीरोज के लेवल्स भी काफी ज्यादा अप होंगे, और उन सभी के साथ फाइट करने के लिए मेरा लेवल भी तो ज्यादा होना चाहिए। फिर साथ ही वो बैरोल्ड की विंडो की तरफ देखते हुए कहता है लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, जहाँ पर बाकी सभी की क्लास के बारे में लिखा होता है यहाँ पर इसका नाम क्यों लिखा हुआ है बैरोल्ड इज स्वर्ड किंग। बैरोल्ड से कहता है लड़के मुझे लगता है कि तुम फजूल की बातों के बारे में सोच रहे हो, अपने दिमाग से जो सारा कचरा बाहर निकालो और जो मैंने तुमसे कहा है वो करो, अपनी पूरी बॉडी के अंदर अपनी ओरा की पावर को फोकस करो। एरिक उसे कहता है मैं कितनी देर से यही तो कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे ठीक तरह से बता नहीं रहे, सही तरह से एक्सप्लेन करोगे करना क्या है। ऐसे मैं सारी ओरा की पावर को अपनी बॉडी के अंदर कंसंट्रेट कर सकता हूँ या फोकस कर सकता हूँ, और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से ओरा निकल रहा होता है। बैरोल्ड उसे कहता है मैं चाहता हूँ कि अपनी ओरा की पावर के अंदर स्ट्रेंथ को डालो और उसके बाद इसको स्क्वीज करो और साथ ही इसको कंडेंस करते हुए रिलीज कर दो। एरिक उसे कहता है मुझे अभी भी तुम्हारी जरा भी समझ नहीं आई, और साथ ही एरिक की तरफ दिखाते हैं उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा ओरा रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर साथ ही वहाँ पर एक ओरा का ब्लास्ट होता है, यानी कि बहुत ज्यादा ओरा निकलता है। बैरोल्ड एरिक की तरफ देखता है और उसे कहता है
है तुमने तो फेल कर दिया, तुम अपने ओरा को अपनी बॉडी के अंदर फोकस नहीं कर पाए। साथ ही एरिक की बॉडी के अंदर से क्रिस्टल भी निकले होते हैं। एरिक चिल्लाकर उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे यहाँ पर कोई स्पेशल स्किल सिखा रहे हो, तुम तो यहाँ पर मुझे बॉम्ब बनाना सिखा रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर अपनी बॉडी को एक्सप्लोर कर दूं। बैरोल्ड उसे कहता है तुम अभी तक सिंगल पीस में हो, तुम अभी तक फटे नहीं, तो इसका मतलब ये एक रियल स्किल है, चलो जल्दी से फिर से इसको स्टार्ट करो। एरिक कहता है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो। इस वक्त एरिक की जेब के अंदर से वही चेन वाला बीड निकलता है और वो चमक रहा होता है। एरिक उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है और उसे कहता है ये तो सिग्नल है जो कि सीलिया की तरफ से है। यहीं पर नेक्स्ट सीन डंजन के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर बैरोल्ड का घर है। एलिजा और फोइला दोनों ही उसके घर को बहुत ही अच्छे से सजा देती हैं। उन्होंने उसके घर के अंदर बहुत सारे फूल भी लगा दिए होते हैं। एलिजा फोइला से कहती है फोइला क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि हमें यहाँ पर ये सब कुछ करना चाहिए, हमने यहाँ पर कितने सारे फूल रख दिए, उसने हमें यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए रहने की इजाजत क्या दे दी, हमने तो उसके पूरे घर को सजा दिया है। फोइला उसे कहती है इस बात से क्या फर्क पड़ता है, फिर भी ये जगह काफी ज्यादा गंदी थी तो हमने इसको खूबसूरत बना दिया। मुझे लगता है कि इस घर को एक लड़की की जरूरत है क्योंकि बैरोल्ड यहाँ पर अकेला रहता है तो हम उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मुझे लगता है कि जब वो वापस आएंगे तो वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान भी होंगे और खुश भी होंगे। वो दोनों वहीं पर अपनी सजावट को ही देख रही होती है। उसी वक्त उन्हें मार्टिन के चिल्लाने की आवाज आती है। वो दोनों भागती हुई नीचे जाती है। उसे कहती है मार्टिन तुम्हें क्या हुआ। मार्टिन वहाँ पर बैठा रो रहा होता है क्योंकि मार्टिन ने अपने हाथ में ओरा की पावर का एक बॉल बना लिया होता है। वो उसे कहता है फाइनली मैंने अपने हाथ में ओरा को गैदर कर लिया। फिर वो दोनों भी उसके पास आ जाती हैं और उसे कहती है मार्टिन तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, अगर ब्रैड यहाँ पर होता तो वो बहुत ज्यादा खुश होता। फिर साथ ही वो तीनों वहीं पर रोना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त उन्हें बाहर से आवाज आती है। लीजा उठती है और कहती है मुझे लगता है कि फिलार्ड और बैरोल्ड वापस आ गए हैं, मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ, वो लोग ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे। लीजा जैसे जाकर दरवाजा खोलती है तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि दरवाजे के बाहर विलियम खड़ा होता है। तो यहीं पर हमारा नेक्स्ट सीन फिर से डायमेंशनल क्रैक के अंदर का हो जाता है। एरिक के हाथ में वो डिवाइस होता है। एरिक कहता है ये मैसेज तो सीलिया की तरफ से। बैरोल्ड उसे कहता है वो कब से इस तरह के मैसेजेस भेजने लगी। एरिक कहता है मैं इस बात से काफी हैरान हूँ क्योंकि मेरे दोस्त अभी उसके साथ उसके होटल में ही हैं, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर मुझे स्पेशल सिग्नल भेजा है, इसका मतलब तो यही है कि वो काफी बड़ी मुश्किल में है। बैरोल्ड उसे कहता है मुझे लगता है कि ऊपर कुछ तो बुरा हुआ है। साथ ही वो साइड पर देखते हैं तो साइड पर बहुत सारे एंजल्स निकल कर आ जाते हैं। एरिक कहता है मुझे लगता है ये सारे के सारे यहाँ पर उन सारे मरे हुए एंजल्स के ब्लड को स्मेल करते हुए आ गए हैं। फिर हमें यहाँ पर कितने ज्यादा एंजल्स को मारना पड़ेगा कि ये सब कुछ खत्म हो सके। ये सारे तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। बैरोल्ड एरिक से कहता है जरा रुको, मेरी एक बात को ध्यान से सुनना, हमारे वाल्टेरियन वॉरियर्स को सिर्फ 3 ही चीजें मारने की इजाजत होती है। बैरोल्ड से कहता है पहला हम लोग मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं, मैं जहाँ पर भी कोई मॉन्स्टर दिखाई दे तो हम उसको मार सकते हैं क्योंकि हम लोग कोई असैसिनेशन ग्रुप का हिस्सा नहीं है। फिर बैरोल्ड से कहता है और वाल्टेरियन का दूसरा रूल ये है कि वो दूसरी उस चीज को मार सकते हैं जो कि खुद से मरना चाहती हो, चाहे वो कोई भी हो, फिर वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। एरिक हंसते हुए से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि कोई अपनी मर्जी से मरना चाहेगा। बैरोल्ड से कहता है इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूँ कि जो भी तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए आए पहले उससे पूछ लेना क्या वो मरना चाहता है। कम से कम तुम्हें एक बार उनसे कहना चाहिए कि अपनी पिछली लाइफ की तरफ देखो, फिर अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। फिर भी वो तुम्हारे पर अटैक करते हैं तो इसका मतलब यही है कि वो सुसाइड करना चाहती हैं और फिर तुम उन्हें मार सकते हो। एरिक उन एंजल्स के साथ फाइट करने के लिए रेडी होता है और कहता है मुझे तुम्हारी सारी बातें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे समझ आ रही है। ऐसी वो आगे बढ़ने लगता है। उसी वक्त बैरोल्ड अपनी ओरा की पावर को रिलीज करते हुए सामने काफी सारे एंजल्स को मार देता है और उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर फाइट करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो तुम्हें दूसरी बात बताई है कि कम से कम दूसरे से इस बारे में पूछ लेना क्या वो वाकई में मरना चाहता है, तो उसके बाद उसे मारना। अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो तो तुम्हारे पास इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए, हर किसी को दूसरा मौका जरूर देना चाहिए। अगर तुम्हें मेरी बात की समझ आ गई है तो जाओ जाकर अपने दोस्तों की हेल्प करो, साथ ही जाकर सीलिया को भी सेफ रखना क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। एरिक उसे कहता है ठीक है मैं बाहर चला जाता हूँ, लेकिन अब मुझे तीसरी की चीज के बारे में बताओ कि हम लोग तीसरी कौन सी चीज को मार सकते हैं। बैरोल्ड उसे कहता है यहाँ से बाहर आने के बाद बताऊंगा। फिर एरिक जल्दी से पीछे की तरफ भागना स्टार्ट करता है जबकि बैरोल्ड उन एंजल्स के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो सीन हमारा फिर से डंजन के अंदर का आ जाता है जहाँ पर मार्टिन की तरफ दिखाते हैं। मार्टिन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। एलिजा और फोइला दोनों ही अपने स्किल्स को यूज करते हुए उसको हील कर रहे होते हैं क्योंकि मार्टिन विलियम के साथ फाइट कर रहा है। यहाँ पे ऐसा कहें कि विलियम उसे फाइट करने पर मजबूर कर रहा है, बार बार उसे जख्मी करता है और जख्मी करने के बाद एलिजा और फोइला से कहता है इसको हील करो। विलियम उन दोनों बहनों से कहता है इसको जल्दी से हील करो, अगर ये मुझसे जीत जाता है अपने इस लेवल 50 के डिफरेंस के साथ तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने दूंगा। वहीं पर जुड़वा भाई भी बैठे होते हैं। रिचर्ड ने अपनी जगह पर दूसरे जुड़वा भाई को भी यहीं पर भेज दिया है जिसकी फाइट आइफर के साथ हुई थी। उसका जुड़वा भाई कहता है इसके पार्टनर ने मेरे भाई को जला दिया, मैं तो बस इन लोगों को मारना चाहता हूँ। उसका भाई उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं इतना भी ज्यादा नहीं जला, उसी की वजह से रिचर्ड ने मुझे यहाँ पर भेज दिया, ये तो अच्छा ही हो गया कि मैं दोबारा
शायद तुम्हारे पास आ गया हूँ। यहीं पर वो टिन के डब्बे वाला हंटर भी बैठा होता है। वो उनसे कहता है इन दोनों लड़कियों के मुकाबले में मेरी हीलिंग पावर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं इनकी मदद नहीं करने वाला। तो मुझे ये देखने में काफी मजा आ रहा है। जल्दी से जल्दी जाकर उस फ्लैट बैनी को ढूंढना होगा और अपने मिशन को पूरा करना होगा। विलियम उसे कहता है लेकिन अभी भी मेरे पास 57 स्किल्स ऐसे हैं जो कि मैंने अभी तक दिखाई नहीं। इमाम भाई जलाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, इस तरह तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। मार्टिन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है ये सब लोग तो सिर्फ हमारे साथ खेल रहे हैं, ये हमें मार भी नहीं रहे। मार्टिन फिर से अपना वेपन लेकर खड़ा हो जाता है। एलिजा और फोइला उसे कहती है इनसे हारना मत, इस बात की परवाह बिल्कुल भी मत करना, जितनी बार तुम जख्मी होकर गिरोगे हम लोग उतनी बार तुम्हें हील करेंगे। मार्टिन कहता है तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम दोनों हर बार मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर मौजूद रहती हो। पूरी कोशिश करूंगा ताकि इसको हरा सकूं और उसके बाद तुम दोनों यहाँ से जा पाओगी। लेकिन उसी वक्त एक तीर उड़ता हुआ आता है और सीधा फोइला की बॉडी के अंदर धंस जाता है। जबकि वो दोनों जुड़वा भाई बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उनमें से एक ने तीर चलाया होता है। वो कहता है उस लड़की ने आग के साथ मुझे जलाया था, मैंने उस लड़की के आग के जलाने से बदला ले लिया। उसका भाई भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है तुमने बहुत ही अच्छा किया। एलिजा जल्दी से अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपनी बहन को हील करना स्टार्ट करती है, जबकि मार्टिन भी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 143 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप एरर की एपिसोड 144 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ग्रेट अर्थ के 4 मेंबर्स डंजन के अंदर जाते हैं, जहां पर विलियम मार्टिन के साथ फाइट कर रहा होता है। वो उसे बार बार जख्मी करता है और एलिजा और फोइला से कहता है तुम इसको हील करो। जबकि वहीं पर वो दोनों जुड़वा भाई भी होते हैं। एक जुड़वा भाई फोइला को तीर मारता है जो कि सीधा उसके सीने में जाकर धंस जाता है और वो बेचारी वहीं पर गिर जाती है। जबकि एलिजा अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसको हील कर रही होती है। इस बात से मार्टिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ ही वो अपने बड़े हथौड़े को उठाता है और विलियम के ऊपर अटैक करता है। विलियम उसके अटैक को अवॉइड करते हुए उससे कहता है तुम इससे अच्छा कर सकते हो। साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके कंधे के ऊपर स्लैश लगाता है जो कि सीधी उसकी आंख पर भी लगती है और साथ ही उसकी एक आंख पर कट लग जाता है। लेकिन कट लगने के बावजूद भी मार्टिन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो फिर से अपने हथौड़े को रेडी करता है और विलियम के ऊपर अटैक करने लगता है और उसे कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम सभी लोग इंसान है, तुम अपने जैसे इंसानों के साथ इस तरह कैसे कर सकते हो। लेकिन विलियम पीछे की तरफ जंप करते हुए फिर से अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। विलियम उसके ऊपर अटैक करने के बाद कहता है मुझे इस बात की समझ नहीं आई, तुम्हारा लेवल मुझसे बहुत ज्यादा लो है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मेरे साथ फाइट क्यों कर रहे हो, जबकि तुम पता है कि तुम उन दोनों को भी नहीं बचा पाओगे। मेरा लेवल तुमसे ज्यादा हाई है, इसी वजह से मैंने तुम्हें तुम्हारे घुटनों पर ला दिया है, तुम्हें तुम्हारे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो इस सब में तुम्हें किस चीज की समझ नहीं आ रही। तुमने कहा कि हम सभी लोग इंसान हैं और तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं और स्ट्रॉन्ग जो चाहे वो कर सकता है। मुझे पता है कि तुम्हारे पास भी ओरा की पावर है, लेकिन तुम अपनी ओरा की पावर को यहाँ पर यूज क्यों नहीं कर रहे। मार्टिन उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम्हें इस बात की समझ नहीं आ सकती, क्योंकि मैं एक हंटर हूँ और हंटर्स किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करते हैं। और हम हंटर्स की पावर सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर्स के खिलाफ ही यूज की जा सकती है, ताकि हम लोग अपने दोस्तों और कॉमरेड्स को बचा सकें। और साथ ही वो एक जोरदार चीख मारता है जिससे उसकी बॉडी के अंदर से ओरा की पावर रिलीज होती है। लेकिन विलियम उसको ओरा की पावर को रिलीज करने का मौका ही नहीं देता। वो बड़ी स्पीड के साथ उसके पास से गुजर जाता है और उसकी बॉडी के ऊपर स्लैश लगा जाता है। विलियम उसे कहता है तुम्हें अपने लेवल को इंक्रीज करना चाहिए, इससे पहले कि तुम एक हाई लेवल के मॉन्स्टर को मारना चाहो। और इस पर मार्टिन की बॉडी के ऊपर जो कट लगता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और उसकी बॉडी से बहुत सारा खून बह रहा होता है। वो वहीं पर नीचे गिर जाता है, जबकि एलिजा ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो एक तरफ से तो फोइला की बॉडी को हील कर रही है और दूसरी तरफ से अब मार्टिन भी जख्मी होकर गिर गया है। मार्टिन के नीचे गिरने के बाद विलियम एलिजा से कहता है इस लड़के को दोबारा से हील करो, मुझे इसके साथ अभी फाइट करनी है। अभी तुम लोगों का सबक खत्म नहीं हुआ, अभी तो तुम लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझनी है कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग तुम्हारे सामने आए तो उसके सामने घुटने टेक दो, क्योंकि तुम सभी को स्ट्रॉन्ग के सामने घुटने टेकना है, यही तुम्हारी जान बचा सकता है। और साथ ही ये भी कि तुम्हें ऐसा करने में शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ही तुम्हारे लिए ठीक है। जुड़वाम भाई एलिजा से कहता है मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, तुम ये कार्य क्यों रही हो, तुम्हें पता है कि वो लड़की नहीं बच पाएगी, तुम्हारी हीलिंग कैपेबिलिटीज के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। उस लड़की को हील करना बंद करो और इस लड़के को हील करो ताकि विलियम अपने मजे को पूरा कर सके। दूसरा जुड़वाम भाई भी जल्दी से अपनी तीर कमान में अपने तीर को लोड करता है और उसे कहता है तुम्हारे पास इतनी ज्यादा हीलिंग एबिलिटीज नहीं है कि तुम इन दोनों को एक साथ हील कर सको। अब जबकि ये लड़का भी गिर चुका है तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब तुम्हें भी मार देना चाहिए। एलिजा उसे कहती है ठीक है मुझे मार डालो। वो भी ये बात सुन के काफी हैरान होते हैं। एलिजा अपने दोनों साथियों का हाथ पकड़ती है और उनसे कहती है मैं तुम लोगों का खिलौना बनने से तो अच्छा है यहाँ पर मरना पसंद करूँ, तुम लोग मुझे मार डालो, लेकिन मैं अपने दोस्तों को बार बार हील नहीं करूंगी ताकि तुम इन दोनों को टॉर्चर कर सको। अगर मैं यहाँ पर मर जाती हूँ तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बैरोल्ट टीम यहाँ पर है और वो तुमसे इस बात का बदला लेगा।
हैरोल्ड का नाम सुनते ही वो सारे के सारे बहुत घबरा जाते हैं। जुड़वा भाई चिल्लाकर उसे कहता है तुम बकवास कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है, वो एक मॉन्स्टर है, वो यहाँ पर क्या कर रहा होगा, ऐसी जगह पर उसका क्या काम है, ऊपर से वो तुम्हें बचाने के लिए क्यों आएगा, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मरने वाली हो, इसीलिए तुम यहाँ पर इस तरह की बकवास कर रही हो। दूसरे जुड़वे भाई ने जिसने अपने हाथ में तीर कमान पकड़ी होती है वो जल्दी से तीर को रिलीज कर देता है और कहता है लगता है कि तुम मरना चाहती हो, इसी वजह से तुम इस तरह की बकवास कर रही हो, और साथ ही वो तीर को छोड़ देता है। उसका तीर उड़ता हुआ सीधा एलिजा की तरफ जा रहा है और एलिजा भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है अगर मुझे मरना ही है तो फिर ठीक है। लेकिन जैसे तीर उसके करीब पहुंचता है उसी वक्त एरिक की तलवार उसके सामने आती है और तीर वहीं पर टूट जाता है। एलिजा भी एरिक को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है फिलहाल तुम यहाँ पर आ गए, और साथ ही वो रोना शुरू कर देती है। जबकि वो चारों एरिक को वहाँ पर देखने के बाद हंसना शुरू कर देती है क्योंकि वो अपनी गाइडलाइन से देख सकती है कि एरिक का लेवल सिर्फ 5 है। वो सारी हंस हंस कर कह रही होती है क्या ये फिलहाल बैनी है जिसको हमें ढूंढना था, क्या यही वो वाल्टेरियन वॉरियर है, इसके लेवल को देखकर तो नहीं लगता कि ये एक वाल्टेरियन वॉरियर भी हो सकता है। जुड़वा भाई हंसते हुए कहते हैं मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मुझे लगा शायद मेरी गाइडलाइन सिस्टम में कोई एरर आ गया है। विलियम भी हंस रहा होता है और कहता है क्या हमारा मिशन यहाँ पर इनको पकड़ने का था, लेकिन इसका लेवल तो सिर्फ 5 है। वो एरिक से कहता है क्या तुम वाकई में एक वाल्टेरियन वॉरियर हो। एरिक अपनी तलवार को उठाता है और विलियम से कहता है अगर तुम्हें कोई शक है तो आकर चेक कर लो। साथ ही एरिक एलिजा से कहता है अपनी बहन को हील करो। वो उसे कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास इतनी ज्यादा हीलिंग एबिलिटीज नहीं है कि मैं इन दोनों को हील कर सकूं, क्योंकि इन दोनों के ऊपर जिसने अटैक किया है उनका लेवल मुझसे बहुत ज्यादा है और उनकी पावर्स भी ज्यादा थी। अगर उनकी पावर्स इनकी बॉडी के अंदर रहेंगी तो मैं इनके जख्मों को कम्प्लीटली हील नहीं कर पाऊंगी। हाँ मैं अपनी हीलिंग पावर्स के साथ इन्हें थोड़ी देर के लिए जिंदा रख सकती हूँ। एरिक उसे कहता है तुम इन्हें कितनी देर तक जिंदा रख सकती हो। एलिजा उसे कहती है मुझे लगता है कि 10 मिनट, लेकिन साथ ही वो कहती है मुझे लगता है कि सिर्फ 5 मिनट तक ही मैं इनको जिंदा रख सकती हूँ। एरिक उसे कहता है चलो ठीक है मेरे लिए 5 मिनट काफी है, और साथ ही वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हें सिर्फ 5 मिनट तक इनको रोका रखना होगा। इस बात से एलिजा भी काफी खुश हो जाती है और कहती है ठीक है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, और वो फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन दोनों को हील करना स्टार्ट करती है। जबकि एरिक अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ जाता है। विलियम एरिक के करीब होता है जबकि बाकी के वो तीनों ही उस पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और कहते हैं हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, अब हमें इस सब में जरा भी मजा नहीं आ रहा, ये तो एक बहुत ही घटिया मजाक था। रिचर्ड कमीने ने हमें यहाँ पर भेज दिया इस वाल्टेरियन को पकड़ने के लिए जिसका लेवल सिर्फ 5 है, जबकि इसके बाकी के सारे साथी जो के ऊपर हैं वो सारी हाई लेवल के हैं और वो उन सभी के साथ मजे कर रहा है, हमें भी ऊपर जाना होगा। विलियम उनसे कहता है जरा रुको, तुम क्या चाहते हो कि मैं इसको मारूं, मेरा लेवल इससे बहुत ज्यादा है, तुम में से कोई ऐसा करे आकर। लेकिन वो विलियम की बात को इग्नोर करते हुए अपने आप सामने चले जा रहे होते हैं। विलियम एरिक से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मेरे दोस्त ऐसे ही हैं, असल में हम लोगों ने तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई थी क्योंकि तुम्हारा नाम था फिलाड बैनी एक वाल्टेरियन वॉरियर है और हमारा मिशन उसे पकड़ना है, लेकिन तुम्हारे लेवल को देखने के बाद इन सभी को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गई है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ तक पहुँच गए, ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। साथ ही वो अपने ओरा ब्लेड को निकालता है और एरिक के ऊपर अटैक कर देता है, और जैसे ही वो एरिक के ऊपर अटैक करता है साथ ही वो बताता है कि ये एक 85 लेवल का स्किल है, इसका नाम माई रेड लाइट स्ट्राइक है, और वहाँ पर बहुत सारी रोशनी निकलती है। साथ ही एक जबरदस्त धमाका भी होता है कि वो तीनों आराम से पीछे की तरफ चलते हुए जा रही होती हैं और कहते हैं हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि हमें इस तरह का घटिया मिशन दिया गया है। एक जुड़वा भाई कहता है हम लोग यहाँ पर 4 लोग हैं और अगर हम चारों लोग मिलकर इसको मारेंगे तो चारों में इसका जितना भी एक्सपीरियंस पॉइंट बांटेंगे वो तो कुछ भी नहीं बनेगा क्योंकि इसका लेवल ही सिर्फ 5 है। हो सकता है कि हमें 10-15 पॉइंट से एक्सपीरियंस में मिले और ऊपर से इसके अंदर से हमें जो नशा मिलेगा वो भी बहुत ज्यादा कम होने वाला है। टीन के डब्बे वाला उनसे कहता है मुझे लगता है कि सब कुछ रिचर्ड ने किया है इसीलिए वो ऊपर रह गया, उसे पता था कि ये बंदा बहुत ज्यादा लो लेवल का है इसीलिए उसने हम चारों को यहाँ पर भेज दिया, वो तो ऊपर खुद मजे कर रहा होगा। उसी वक्त उन्हें पीछे से धमाके की आवाज आती है। जुड़वा भाई पीछे की तरफ देखता है और चिल्लाकर विलियम से कहता है विलियम तुम कर क्या रहे हो, इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रहे हो, चलो जल्दी से उसको मारो और मिशन को खत्म करो। लेकिन जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है तो विलियम बेचारे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, उस बेचारे के आधे दांत भी टूट चुके हैं और साथ ही उसके मुंह से ब्लड निकल रहा है और उसका बाजू भी टेढ़ा हो चुका है, यहाँ तक कि उसकी ओरा ब्लेड वाली तलवार भी टूट चुकी है। रिक ने उसके ऊपर अटैक नहीं किया बल्कि उसने अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक किया था, सिर्फ ब्लॉक करने की वजह से ही विलियम की ये हालत हो गई है। वो तीनों भी ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है और कहते हैं आज यहाँ पर हो क्या रहा है, ये सब कुछ कैसे हुआ। एरिक आगे बढ़ता है और टिन के डब्बे वाले से कहता है तुम एक हीलर हो मुझे पता है। वो उसे कहता है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। एरिक उसे कहता है हाँ मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ, जाओ जाकर मेरे दोस्तों को हील करो जब तक कि वो दोबारा नॉर्मल नहीं हो जाते। वो हंटर उसे कहता है लेकिन मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा। एरिक उसे कहता है मैं दोबारा तुमसे इस बारे में नहीं कहने वाला, जाओ और जाकर उन दोनों को हील करो और उसके बाद उन दोनों के सामने अपना सर झुकाकर माफी मांगो, अगर उन लोगों ने तुम्हें माफ कर दिया फिर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन वो टीन के डब्बे वाला हंटर एरिक की बात को इग्नोर करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करता है और एक लेवल 80 के स्किल को यूज करते हुए अपने विलियम को हील करना स्टार्ट करता है और साथ ही उसे बफ भी दे देता है, यानी कि बफ से उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे ही वो उसको हील करना स्टार्ट करता है उसके
उसकी बॉडी फिर से नॉर्मल हो जाती है और वो पीछे वाली साइड से ही अपने ओरा ब्लेड को यूज करते हुए एरिक के ऊपर अटैक कर देता है। इस बार वो लेवल 89 के एक स्पेशल स्किल को यूज करता है जिसका नाम 243 लोटस होता है। सेम उसी वक्त दूसरा जुड़वा भाई अपने हाथ में अपने नाइफ को लेकर एरिक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसका स्किल 87 लेवल का होता है जिसका नाम वेनमस रोटेशन अटैक होता है। वो दोनों जब एरिक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनके स्किल्स की पावर्स बहुत ज्यादा होती है। वो वहाँ पर स्लैशेस लगाते हैं तो नीचे का सारा ग्राउंड टूट जाता है। तो एरिक उस टूटे हुए ग्राउंड के एक ब्लॉक के ऊपर खड़ा होता है जबकि एक तरफ से विलियम आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ से जुड़वा भाई आगे बढ़ता है। एरिक अपनी तलवार को घुमाते हुए पहले जुड़वा भाई को पीछे की तरफ फेंक देता है जबकि विलियम अपनी तलवार से एरिक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एरिक अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है और साथ ही उसे किक मार के पीछे की तरफ फेंक देता है। उसी वक्त दूसरा जुड़वा भाई फिर से वहाँ पर आ जाता है और पीछे वाली साइड से एरिक पर अटैक करता है, लेकिन एरिक पीछे की तरफ घूमते हुए अपनी तलवार के साथ उसे भी एक छक्का लगाता है और पीछे की तरफ फेंक देता है। अब यहीं पर दूसरे जुड़वा भाई की एंट्री होती है। वो उसके ऊपर तीर चलाता है जबकि एरिक अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके तीर को ब्लॉक कर लेता है और उसकी तरफ घूर कर देखता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ एक लेवल 5 का हंटर है, फिर इसकी मूवमेंट्स इतनी ज्यादा तेज कैसे हो सकती हैं? ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है। तो तीर वाला जुड़वा भाई भी अपने स्पेशल स्किल जो कि लेवल 88 का होता है उसको यूज करता है और अपने पास एनर्जी का बना हुआ एक बड़ा सा एरो बना लेता है जिसका नाम फैल्कन एरो होता है और वो अपने फैल्कन एरो को रेडी करते हुए सामने की तरफ शूट करता है। एरिक पीछे की तरफ देखता है अपने दोस्तों की तरफ, तो वो भी रास्ते में होते हैं। वहीं पर एरिक रास्ते में से हवा में उड़ते हुए एक पत्थर को पकड़ लेता है और अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए उस पत्थर को उस लड़के की तरफ फेंक देता है जो कि एरो को चलाने वाला है। वो दूसरी तरफ से अपने एरो को चलाता है। एक तरफ से एरिक ने अपना पत्थर फेंका है और एरिक का पत्थर जैसे उसके एरो के साथ टकराता है उसका एरो वहीं पर टूट जाता है। इस बात से वो लड़का बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और जहाँ पर वो खड़ा होता है वो पत्थर सीधा वहीं पर जाकर गिरता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। टैगर वाला जुड़वा भाई आगे बढ़ता है और अपनी एक स्पेशल स्किल जिसका नाम शैडो क्लोन जुत्सु होता है उसको यूज करते हुए अपने बहुत सारे शैडो क्लोन्स बना लेता है और एरिक से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे भाई के ऊपर इस तरह अटैक करने की। तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में इस फाइट को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अब मैं थक गया हूँ इस एपिसोड का एक्सप्लेन करते हुए। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप एरर की एपिसोड 145 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एरिक उन चारों के साथ फाइट कर रहा है। वहीं पर एरिक एक जुड़वा भाई के ऊपर अटैक करता है जो कि तीर के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहा था। वक्त उसका दूसरा भाई एरिक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे भाई के ऊपर इस तरह अटैक करने की। और साथ ही वो अपने एक स्पेशल स्किल जिसका नाम शैडो क्लोन जुत्सु होता है उसको यूज कर रहा है और वो अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है। एरिक इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है वो लड़का तुम्हारा छोटा भाई है और तुम्हें अपने छोटे भाई के बारे में इतनी ज्यादा फिक्र है तो तुम्हें दूसरों के बारे में इतनी फिक्र क्यों नहीं है। तुम लोगों को अपनी फैमिली की फिक्र तो है। साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके जितने भी शैडो क्लोन्स होते हैं वो उन सभी को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। जबकि असली का जुड़वा भाई तो उसके पीछे होता है और वो अपने एक स्किल को यूज कर रहा होता है जो कि लेवल 93 का स्किल होता है जिसका नाम शैडो अटैक होता है और वो पीछे वाली साइड से एरिक के ऊपर अटैक करने लगता है। उसे लगता है कि इस बार वो उसके ऊपर अटैक कर लेगा और उसके नाइफ के ऊपर पॉइजन भी लगा होता है, लेकिन एरिक अपने हाथ को सामने करते हुए अपने हाथ को उसके नाइफ के अंदर धंसा देता है ताकि उसके अटैक को अवॉइड किया जा सके। ये देखा तो वो जुड़वा भाई बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है इसने अपने हाथ से मेरे नाइफ के अटैक को ब्लॉक कर लिया, लेकिन मैंने तो यहाँ पर एक असैसिनेशन स्किल को यूज किया था जो कि एक स्पेशल स्किल है। इसे कैसे पता चला कि मैं पीछे से इसके ऊपर अटैक करने वाला हूँ। एरिक के हाथ में क्योंकि उसका नाइफ धंसा होता है एरिक वहीं से अपने बाजू को मोड़ता है तो साथ ही उस बेचारे का बाजू भी मुड़ जाता है। उसके बाजू के अंदर उसकी सारी हड्डियां टूट जाती हैं और वो जुड़वा भाई वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है। एरिक उसे कहता है मैं तुम्हें एक दूसरा मौका देता हूँ, इस सब को यहीं पर रोक दो, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहीं पर एरिक कहता है मैं इन सारे दूसरी दुनिया के इंसानों के बारे में ये बात अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि इन सभी को यहाँ पर आने के बाद कैसा महसूस होता है क्योंकि मैं भी एक दूसरी दुनिया का इंसान हूँ। लेकिन साथ ही एरिक कहता है नहीं, मैंने इन लोगों की तरह फील नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जितने भी रेथीनियंस हैं वो दूसरी दुनिया के इंसानों को डीमन समझते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था अब इन सभी लोगों ने मेरे लेवल को देखने के बाद मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और किसी ने मुझे उस नजर से नहीं देखा जिससे दूसरी दुनिया के डीमंस को देखते हैं। इसी वजह से शायद मैं इनके दर्द को महसूस नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरा लेवल इनकी तरह हाई होता और कोई रेथीनियन मेरी तरफ इस तरह देखता जिस तरह इनको देखता है तो हो सकता है कि मैं भी उन सभी को मार डालता और इन सभी की तरह बन जाता। हो सकता है कि मैं किसी रेथीनियन को मार देता या फिर किसी रेथीनियन के हाथों से मैं मारा जाता या फिर मैं इन सभी की तरह किसी दूसरे बंदे के जो कि इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके हाथों इस्तेमाल हो जाता। एरिक उस जुड़वा भाई से फिर से कहता है मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, यहीं पर रुक जाओ। मुझे पता है कि तुम सभी को गैरहान इस्तेमाल कर रहा है, तुम सभी लोग जानबूझकर ये सब कुछ नहीं कर रहे। मुझे पता है कि
तुम्हारी बॉडी के ऊपर एक सील मैजिक है, एक कर्स मैजिक। अगर तुम चाहो तो मेरी पार्टी में एक ऐसा मेंबर है, एक मैजिशियन है जो कि तुम्हारे उस सील मैजिक को उठा सकता है, फिर तुम्हें गैरहान के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। जुड़वा भाई एरिक की बात सुनने के बाद उसे कहता है तो तुम कहना चाहती हो अगर मैं यहाँ पर सरेंडर कर देता हूँ तो तुम मुझे नहीं मारोगे। लेकिन वो साथ ही हंसना शुरू कर देता और कहता है अगर 20 साल पहले तुमने ये बात की होती तो शायद मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लेता, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। और साथ ही एरिक के हाथ की तरफ दिखाते हैं, पॉइजन उसके हाथ के अंदर फैलता जा रहा होता है कि उसके नाइफ के ऊपर पॉइजन था। एरिक कहता है इसके नाइफ के अंदर तो पॉइजन था, तो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा क्योंकि इसके पॉइजन के अंदर पैरालिसिस इफेक्ट है और मेरा बाजू पैरालाइज हो गया है। जुड़वा भाई एरिक से कहता है मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल पॉइजन है, एक बार ये पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर से चला गया तब तक तुम जिंदा हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, तब तक तुम्हारी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, तब तक कि तुम मर नहीं जाते। इसी वक्त दूसरा जुड़वा भाई अपने तीरों को यूज करते हुए एरिक की तलवार को ग्राउंड के ऊपर बांध देता है। वो एरिक को पकड़ लेने के बाद उसे कहता है तुम्हारा प्रपोजल बहुत ज्यादा अच्छा है कि तुम सरेंडर करने पर मेरी जान को बख्श दोगे, लेकिन नहीं, रिचर्ड ने भी हमसे यही कहा है। रिचर्ड एक गद्दार है, उसने हमसे कहा अगर हम लोग इस बार उसकी बात मानेंगे और इस मिशन को पूरा करेंगे तो वो हमें आजाद कर देगा। एरिक उसे कहता है तो तुम रिचर्ड की बात कर रहे हो जो कि ग्रेट अर्थ का लीडर है। विलियम भी आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है तुम्हें लगता है कि रिचर्ड हमारे ग्रेट अर्थ का लीडर है, ऐसा नहीं है। जुड़वा भाई आगे बढ़ता है और एरिक के मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारते हुए कहता है अपनी बकवास बंद करो, रिचर्ड एक गद्दार है, वो ग्रेट अर्थ का लीडर नहीं है। ग्रेट अर्थ जो कि अब गैरहान ने बनाई है वो एक फेक ग्रेट अर्थ है, यानी वो नकली है और उसका लीडर रिचर्ड है। ये सारे गैरहान के लिए पपेट्स की तरह है और वो इन सभी को कंट्रोल कर रहा है अपने उस कर्स मैजिक की वजह से, लेकिन हम सभी लोग उससे बहुत ज्यादा अलग हैं। अगर उस कमीने रिचर्ड ने हम सभी को बेचा नहीं होता, उसने हमें धोखा नहीं दिया होता, तो ये 4 हीरोज जो कि इस वक्त रेथिना में है ये कभी नहीं बनते, हमने सभी को मार दिया होता। एरिक उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम वही दूसरी दुनिया के डीमंस हो, यानी कि ग्रेट अर्थ के असली मेंबर्स जिन्होंने 20 साल पहले ये सब कुछ स्टार्ट किया था। जुड़वा भाई चिल्लाकर उसे कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, हम लोग असली ग्रेट अर्थ के लोग हैं। सभी लोगों ने 20 साल पहले गार्डियंस को मारने की कोशिश की थी, लेकिन साथ उसके मुंह से ब्लड भी निकल रहा होता है और वो बहुत सा हैरान होता है क्योंकि वो अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसके अपने हाथ के अंदर भी पॉइजन फैल जाता है। एरिक उठकर खड़ा हो जाता है और उसे नीचे की तरफ दबा लेता है और कहता है तो ये सब कुछ तुम्हारे कमीने लोगों की वजह से हुआ है कि मुझे यहाँ पर रेथिना में अपनी पहचान को छुपाते फिरना पड़ रहा है। तो तुम वो सभी कमीने लोग हो जिन लोगों ने यहाँ पर रेथिनियंस को मारा और रेथिनियंस को मारने पर तुम्हें मजा आता है। साथ ही यहाँ पर एरिक बैरोल्ड के मूव को यूज कर रहा है, यानी अपनी ओरा की पावर के साथ अपनी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकाल रहा है और वो पॉइजन को निकाल कर जुड़वा भाई की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। जुड़वा भाई भी इस बात को समझ जाता है और कहता है कि अपनी बॉडी के अंदर से पॉइजन को अपनी ओरा की मदद से मेरी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहा है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि पॉइजन उसके मुंह तक पहुंच जाता है। वो कहता है अगर इसी तरह चलता रहा तो ये पॉइजन मेरी पूरी बॉडी में फैल जाएगा, ये बंदा तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। उसी वक्त उसका दूसरा जुड़वा भाई बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और अपने भाई का बाजू काट देता है और जल्दी से अपने पास से अपना नाइफ अपने जुड़वे भाई के पास फेंकता है और उसे कहता है ब्रदर इसको अभी मार डालो, मैं नहीं चाहता कि ये 1 सेकंड भी और जिए। हाथ कटे हुए वाला भाई जल्दी से अपने हाथ में उसका नाइफ पकड़ता है, बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है। दोनों भाई एक साथ एरिक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एरिक की तलवार को उन्होंने अपने तीरों से जमीन के अंदर बाइंड किया हुआ है तो अपनी तलवार को यूज नहीं कर पाएगा। साथ ही वो सोच रहे होते हैं हमें लगता है कि हमने पहले भी इस तरह के इंसान को देखा है। एरिक की तलवार को क्योंकि उन्होंने बांधा होता है, लेकिन एरिक अपनी तलवार को ओरा ब्लेड बनाकर अपनी तलवार के खोल के अंदर से बाहर निकाल सकता है। अपनी तलवार को खींचकर बाहर निकाल लेता है जो कि उसकी ओरा ब्लेड होती है और उसी ओरा ब्लेड को वो सामने की तरफ घुमाते हुए एक स्लैश लगाता है और उन दोनों की बॉडीज को सेंटर से काट देता है। यहीं पर उन दोनों को याद आता है कि लास्ट टाइम उन्होंने इस तरह के एक वाल्टेरियन को कब देखा था, तो लास्ट टाइम उन दोनों ने पैरोल्ड को देखा था और पैरोल्ड ने इन दोनों को एक मौका दे दिया था, इन दोनों को जिंदा छोड़ दिया था। लेकिन एरिक की स्लैश उन दोनों की बॉडी के आर पार हो जाती है। एरिक उनसे कहता है तुम लोगों ने पहले ही अपना सेकंड चांस गवा दिया, तुम्हारे पास अब दूसरा सेकंड चांस नहीं है। और उन दोनों की बॉडी वहीं पर हाथ बनकर उड़ जाती है। उन दोनों के मरने के साथ ही विलियम हंसना शुरू कर देता है। विलियम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका है। वो कहता है तो वाकई में एक मॉन्स्टर हो और एक ऐसे मॉन्स्टर जो कि वर्दी ओपोनेंट हो। विलियम हंसते हुए कहता है हालांकि वो दोनों भाई काफी ज्यादा वीक थे मेरे मुकाबले में, लेकिन फिर भी इतने भी ज्यादा वीक नहीं थे कि एक लेवल 5 का मॉन्स्टर इनको आसानी से हरा सके। लेकिन मैं ये देखकर हैरान हूँ कि तुम्हारा ये ओरा ब्लेड ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। तुमने अपने ओरा ब्लेड से उन दोनों लेवल 80 से अबव हंटर्स को एक ही स्ट्राइक में काट दिया और ऊपर से इस वक्त तुम्हारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेंथ निकल रही है तो मेरे गाइडलाइन भी मेजर नहीं कर पा रही। अपनी गाइडलाइन से उसको चेक करता है तो उसके पास एरर आ जाता है कि हम लोग इसकी पावर्स और इसके लेवल को डिटरमिन नहीं कर पा रहे। विलियम कहता है तो मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हारे हाथों से मरना होगा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और साथ ही वो अपनी तलवार को उठाता है और अपनी ही बॉडी के अंदर दंसा देता है। एरिक भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। विलियम हंसते हुए एरिक से कहता है क्या तुम्हें इस बारे में पता है जब एक इंसान मरने के बहुत ज्यादा करीब होता है तो उसकी पावर्स 100% बढ़ जाती हैं। उसी वक्त उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी छुपी हुई पावर्स होती हैं वो
सारी रिलीज हो जाती है। अब जबकि मैंने अपने ओरा ब्लेड को अपनी बॉडी के अंदर दंसा दिया है, मेरी बॉडी इसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी और ये सारे का सारा ओरा दोबारा से मेरी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होगा और उसके बाद मेरी बॉडी को इनडिस्ट्रक्टेबल बना देगा। वहाँ पर बहुत सारी ओरा की पावर निकलती है, एक ओरा का बॉल बन जाता है और उस ओरा के बॉल के अंदर से विलियम बाहर निकलता है और विलियम का ब्लेड भी अब ओरा ब्लेड बन चुका है और उसके पास अब जो लेवल है वो 110 का है और वो अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम दी वॉकिंग डेड होता है उसे यूज करता है। विलियम को लगता है कि शायद उसकी इस नई पावर के साथ वो एरिक को हरा सकता है। वो उसे कहता है मैंने इस स्किल को पहली बार यूज किया और मुझे नहीं पता कि ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो देखते हैं तुम्हारे ऊपर आजमा कर कि ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो हंसते हुए अपनी तलवार को लेकर आगे बढ़ता है एरिक पर अटैक करने के लिए। अभी वो इसी बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि वो अपने नए मूव को यूज करने वाला है। एरिक वहीं पर खड़े खड़े ही अपने ओरा ब्लेड को घुमाता है और उसके साथ टकराता है और वहीं पर उसके साथ टकराते ही बेचारे विलियम के फिर से दांत टूट जाते हैं और उसकी ओरा ब्लेड भी टूट जाती है और उसके इर्द गिर्द जितनी भी ओरा की पावर होती है वो सारी की सारी डेसिपेट हो जाती है। अभी थोड़ी देर के बाद एरिक की ओरा की पावर रिलीज होती है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और उस धमाके के बाद विलियम का सिर्फ चश्मा ही वहाँ पर रह जाता है, बाकी की सारी बॉडी हाक बन जाती है। 4 में से 3 मर चुके हैं और इन तीनों के बाद अब वो टिन के डब्बे वाला बचा है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और नीचे गिर जाता है और उसे कहता है प्लीज मुझे मत मारना, मैं ग्रेट अर्थ का मेंबर नहीं हूँ, तो अभी फिलहाल इनके साथ ज्वाइन हुआ हूँ क्योंकि उन्हें एक हीलर की जरूरत थी, इसलिए वो मुझे अपने साथ ले आए। एरिक अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और उसके सामने एक स्लैश लगाने लगता है, लेकिन अपनी तलवार को उसके करीब लाकर रोक देता है और उसे कहता है जल्दी करो और मेरे दोस्तों की जाकर जान बचाओ, अगर वो मरेंगे तो तुम भी मरोगे। साथ ही एरिक उसे कहता है लेकिन थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो क्या अब तुम अपना इरादा बदलना चाहोगे या नहीं। इनके डब्बे वाला आगे से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है ठीक है मैं जाकर उसको हील करूंगा और मैं अपनी फुल पावर लगा दूंगा ताकि उन दोनों की जान बचाई जा सके। तो यहाँ पर हमारे डंजन का सीन खत्म हो चुका है और हमारा बाहर का सीन स्टार्ट हो गया है। टाना और लियोनहार्ड और मिस्टर लाउड उन तीनों ने जिस बच्चे को वहाँ से बचाया था वो उस बच्चे को बचाकर यहाँ कैलान सिटी में ले आए हैं। टाना आइफर और अतीसे के पास है जबकि मिस्टर लियोनहार्ड सीलिया के ऑफिस में है। जबकि ये बच्चा मिस्टर लाउड को दे दिया गया है। उन्होंने मिस्टर लाउड से कहा है कि इस बच्चे को इसके पेरेंट्स तक या फिर कोई भी जानने वाला उसके तक पहुँचा कर आना है। मिस्टर लाउड उसे लॉलीपॉप लेकर देते हैं और वो वहीं पर खड़ा होता है क्योंकि वो बहुत बड़े सदमे में है। मिस्टर लाउड से कहते हैं बच्चे तुम्हारा नाम क्या है, क्या यहाँ पर तुम्हारा कोई रिलेटिव है या फिर तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर रहते हैं, मैं तुम्हें किसके पास छोड़ कर आऊँ। लेकिन वो बच्चा आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। मिस्टर लाउड कहते हैं इस तरह के सारे घटिया मिशन मुझे ही क्यों दिए जाते हैं, पता नहीं उस लियोनहार्ड ने मुझे ये काम क्यों दिया है और ऊपर से पता नहीं वो खुद कहाँ पर चला गया। ये बच्चा तो बात भी नहीं कर सकता, अब मैं इस बच्चे को इसके घर तक कैसे छोड़ कर आऊंगा। वो दोनों अभी उसी टावर के नीचे बैठे होते हैं जिस टावर के ऊपर मिस सीलिया का ऑफिस है। उसी वक्त ऊपर एक जबरदस्त धमाका होता है। मिस्टर लाउड ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं तो लियोनहार्ड वहाँ पर ऊपर है और किसी से फाइट कर रहा है। तो ऑफिस की ऊपर वाली दीवार फटती है और उसके अंदर से रिचर्ड और लियोनहार्ड दोनों ही बाहर निकल आते हैं। वो दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं। हम लोग अपनी इस फाइट को नेक्स्ट एपिसोड में कंप्लीट करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप एरर के एपिसोड 146 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लेवल अप एरर की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने रिचर्ड और लियोनहार्ड की फाइट का सीन देखा था। उन दोनों के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो चुकी है और वो दोनों मैडम सीलिया के ऑफिस की ऊपर वाली छत को तोड़ते हुए बाहर निकल आते हैं। लियोनहार्ड भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और रिचर्ड से कहता है आज मैं काफी अरसे के बाद एक दूसरी दुनिया के इंसान को देख रहा हूँ जिसने मेरा लेवल देखने के बाद यहाँ से भागने की बजाय मुझसे फाइट करने का सोचा है। मुझे लगता है कि शायद तुम्हें अपने लेवल के बारे में नहीं पता कि तुम्हारा लेवल मुझसे लो है। रिचर्ड उसे कहता है मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर इस वक्त ये वक्त ठीक नहीं है आपस में बहस करने का। हम दोनों ही चाहते हैं कि हम रथीना को बचाएं और मैं भी यहाँ पर रथीना को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लियोनहार्ड के ऊपर अटैक करता है और जैसे जैसे वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अटैक करते हैं तो ऊपर से बहुत सारे पत्थर गिरते हैं और सारे पत्थर नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। मिस्टर लाउड जल्दी से उस बच्चे को उठाते हैं और कहते हैं तुम दोनों कमीनों कहेंगे कहीं और जाकर फाइट करो, क्या यहाँ पर गली में सभी लोगों को मारना चाहते हो। मिस्टर लाउड उस बच्चे को लेकर भाग रहे होते हैं तो वो बच्चा सामने की तरफ देखता है भागते हुए लोगों की तरफ, तो उसे रात का सीन याद आ जाता है जहाँ पर कैरवान के उसके बाकी के सभी लोगों को विलियम ने मार डाला था। उसे वहाँ पर विलियम दिखाई देता है। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन ऑफिस के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर बेला ने भी हार मान ली है। मुझे तो लगा था ये काफी ज्यादा हटी कटी है तो काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन इसने 2-4 पंचेस खाने के बाद ही हार मान ली। तो इसे किसने ग्रेट अर्थ के ग्रुप का लीडर बना दिया। ये तो बहुत ज्यादा वीक निकली। बेला वहीं पर अपना सर झुकाकर बैठी होती है और कहती है हमारे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। रिचर्ड का लेवल 125 है जबकि लियोनहार्ड का लेवल
लेवल 140 है और ऊपर से उसके पास गॉडेस की ब्लेसिंग्स भी है। रिचर्ड उसके साथ कभी भी फाइट नहीं कर सकता। केवीए के हाथ में उसका भाला होता है और उसने अपने भाले को बेला के सामने किया होता है और उसे कहती है तुम्हारा वो दोस्त जिसका नाम रिचर्ड है ने अभी थोड़ी देर पहले मुझ पर अटैक करने से पहले कहा था कि वो गैरहान को धोखा दे रहा है ताकि वो रेथिना को बचा सके। इस बात का क्या मतलब है? बेला उसे कहती है मुझे नहीं पता, उस कमीने ने पहले भी हमें एक बार धोखा दिया है, हमें नहीं पता कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और वो गैरहान को क्यों धोखा दे रहा है। 20 साल पहले उसने हम सभी से कहा था कि उसने गैरहान के साथ एक डील की है। उस वक्त गैरहान एक बड़ा हीरो नहीं था बल्कि उस वक्त वो एक किंग हुआ करता था। गैरहान ने उस वक्त रिचर्ड से कहा था कि वो दूसरी दुनिया से आने वाले सारे इंसानों को इक्वली ट्रीट करेगा और हम सभी लोग सरेंडर कर देते हैं और हम सभी को पकड़ने के बाद दिनों तक जेल में रखा जाएगा ताकि बाकी सभी को बताया जा सके और उसके बाद हमें छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि हम में से जितने भी दूसरी दुनिया के इंसान थे उनमें से कोई भी यहाँ पर वार नहीं चाहता था। बहुत ही कम ऐसे लोग थे कि दूसरे रेथिनियंस को मारकर एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते थे। इसलिए हम सभी लोगों ने इसकी बात पर यकीन कर लिया और हम सभी ने गैरहान के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? गैरहान और जिनोविया उन दोनों ने हम सारे ग्रेट अर्थ के मेंबर्स को पकड़कर एक डंजन जिसका स्काई डंजन कहा जाता है अक्सरून उसके ऊपर जाकर कैद कर दिया। वहाँ पर आने के बाद रिचर्ड ने कहा कि ये सब कुछ उसका प्लान नहीं था, वो तो हमें आजादी दिलाना चाहता था। पिछले 20 साल से हम लोग उसी अक्सरून स्काई डंजन के अंदर बंद हैं और वहीं पर सड़ रहे हैं। लेकिन पता नहीं रिचर्ड ने ऐसा क्यों किया। रिचर्ड जानता था कि गैरहान ने इसको धोखा दिया है तो फिर उसे गैरहान को उसी दिन मार देना चाहिए था। लेकिन रिचर्ड यहाँ पर रेथिना को बचाने की कोशिश कर रहा है जबकि उसकी फैमिली को भी रेथिनियंस ने मार डाला। बेला कहती है इस वक्त मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो रेथिनियंस को क्यों बचाना चाहता है जबकि वो रेथिनियंस से नफरत करता है। मिस सीलिया उसे कहती है तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर रेथिनियंस को मारने पर तुम लोगों को मार दिया जाए? उससे अच्छा तो ये था कि गैरहान ने तुम्हें अक्सरून पर बंद कर दिया पर तुम कम से कम जिंदा तो थे। बेला चिल्लाकर उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, हम लोगों ने ये सब कुछ शुरू नहीं किया, हमने किसी भी रेथिनियन को नहीं मारा बल्कि ये सब कुछ तुम्हारा शुरू किया हुआ है। तुम्हारी गॉडेस ने हमारे पर लेबल लगा दिया कि हम सभी लोग दूसरी दुनिया से आए हुए डीमन है और हमें देखते ही मार दिया जाए। केवीए उसे कहती है गॉडेस ऑफ डार्कनेस ने कभी भी दूसरी दुनिया से आने वाले इंसानों को दूसरी दुनिया से आने वाले डीमन नहीं कहा और गॉडेस ने इस तरह की कोई भी कमांड नहीं दी कि दूसरी दुनिया से आने वाले इंसानों को मार दिया जाए। जबकि गॉडेस ने कहा था कि अगर तुम सभी लोग यहाँ पर एक रेथिनियन बनकर जिंदा रहना चाहते हो और रेथिनियन बनकर ही जिंदगी गुजारोगे तो तुम लोगों को रेथिनियन माना जाएगा और गॉडेस जिस तरह रेथिनियंस के ऊपर ब्लेसिंग बरसाती है उसी तरह तुम्हारे ऊपर भी ब्लेसिंग बरसाएगी। बेला उसे कहती है तुम बहुत बड़ी झूठी हो, गॉडेस ने ऐसा नहीं किया। अगर गॉडेस ने ऐसा कहा होता फिर उसने यहाँ पर चर्च ऑफ डार्कनेस के लोगों को क्यों बनाया और उन्हें ऑर्डर क्यों दिया कि जहाँ पर भी हम लोग उसे दिखाई दे वो हमें मार डाले। केवीए उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि जब चर्च ऑफ डार्कनेस वाले किसी को पकड़ने के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम लोग तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए पकड़ने वाले हैं, ना कि वो उन्हें मारने के लिए वहाँ पर जाते हैं। गॉडेस ने चर्च ऑफ डार्कनेस वालों को इसीलिए बनाया था ताकि वो दूसरी दुनिया से आने वाले इंसानों को पकड़ सके और उन्हें इन्वेस्टिगेट कर सके। अगर वो अच्छे हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाए और अगर वो बुरे हैं तो उन्हें मार दिया जाए। क्योंकि एक बार अगर तुम लोग यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को जाहिर हो जाने के बाद सरेंडर नहीं करते फिर हमारे रेथिनियंस के पास एक ही हाल बचता है, तुम दोनों एक रेथिनियन और एक दूसरी दुनिया का इंसान आपस में फाइट करोगे जब तक तुम दोनों में से एक मर नहीं जाता। इसी वजह से गॉडेस ने चर्च ऑफ डार्कनेस वालों को बनाया था ताकि वो तुम लोगों को जिंदा पकड़े और इन्वेस्टिगेट करे। हालांकि चर्च ऑफ डार्कनेस वाले बहुत ही आसानी से दूसरी दुनिया के डीमंस की आइडेंटिटी को देख सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी दूसरी दुनिया के आने वाले डीमंस जो कि यहाँ पर नॉर्मल तरह जिंदगी गुजार रहे हैं उनको नहीं पकड़ा, उनके पीछे नहीं गए। तो बुरे दूसरी दुनिया के डीमंस के पीछे ही जाते हैं। मिस सीलिया हैरान होकर उसे कहती है केवीए तो फिर ये सारी की सारी जंग हुई क्यों? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर किसी ने अफवाह फैला दी कि दूसरी दुनिया के इंसान यहाँ पर रेथिनियंस को मार रहे हैं, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ? केवीए कहती है नहीं, ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी बल्कि इस सब की प्लानिंग 20 साल पहले हुई थी। 20 साल पहले इस अफवाह को जानबूझकर एक हकीकत बनाया गया था और एक बहुत ही पावरफुल शख्स ने ये सब कुछ किया था उस वक्त जो किंग था यानी कि गैरहान। जबकि दूसरी तरफ लियोनहार्ड को भी सारी बात की समझ आ जाती है। वो रिचर्ड से कहता है तो गैरहान ने ये सारी की सारी अफवाहें फैला दी कि दूसरी दुनिया से आने वाले इंसान यहाँ पर रेथिनियंस को मार रहे हैं। रिचर्ड उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक समझा, गैरहान दी टेरिबल जो कि 4 बड़े हीरोज में से एक हीरो है। 20 साल पहले जब वो एक हीरो नहीं था और सिर्फ एक किंग हुआ करता था उसी वक्त उसने ये सारी प्लानिंग स्टार्ट की थी और उसने हमारा नाम बदनाम करना शुरू किया। जैसे उसने हमारे खिलाफ लोगों के दिलों में नफरत डाल दी उसके बाद सारे के सारे रेथिनियंस हमसे नफरत करना शुरू हो गए और फिर एक ऐसा साइकिल स्टार्ट हुआ नफरत का जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। तुमने हमारे लोगों को मारा और हम तुम्हारे लोगों को मारते हैं। लियोनार्ड भी सोच रहा होता है ये बात तो मुझे पहले से पता है क्योंकि मेरी उम्र भी काफी ज्यादा हो चुकी है। 20 साल पहले इस सारी अफवाह को जानबूझकर फैलाया गया और हमारे चर्च ऑफ डार्कनेस वाले इस सारी अफवाह को रोकने में नाकाम रहे। गैरहान उसे कहता है अगर तुम्हें इस सारी बात का पता है लेकिन तुम तो एक दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान हो तो फिर तुम हमारे रेथिना को क्यों बचाना चाहते हो? तुम यहाँ पर केवीए को मारकर गैरहान को धोखा दे रहे हो ताकि गैरहान से हमारी रेथिना को बचाया जा सके। रिचर्ड उसे कहता है क्योंकि मैं ये सब कुछ अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने
मैंने इस दर्द को महसूस किया है। मैंने अपने परिवार को मरता हुआ देखा है और मेरा परिवार यहाँ पर रेथिना से था। लियोनार्ड उसे कहता है तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी वजह से मारा गया क्योंकि तुम्हारे जैसे दूसरी दुनिया के डीमंस ने जहाँ पर हमारे रेथिनियंस को मारा। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सब कुछ गैरहान की वजह से हुआ है, तो तुम यहाँ पर गैरहान से बदला लेने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि गैरहान यहाँ पर गॉडेस की पावर्स को एब्जॉर्ब करके एक गॉड बनना चाहता है। अगर वो किविए की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो एक गॉड बन जाएगा, लेकिन अगर तुम किविए को मार दोगे तो इस तरह वो एक गॉड नहीं बन पाएगा और तुम उससे बदला ले लोगे। रिचर्ड उसे कहता है तो तुम्हारा तो इसमें फायदा ही फायदा है कि इससे रेथिना सेफ हो जाएगा। और साथ ही वो अपनी तलवार को उठाता है और अपनी ओरा की पावर को रिलीज करते हुए उससे कहता है अगर तुम्हें अपने रेथिना को बचाना है तो फिर यही एक आखिरी रास्ता है। हम दोनों को मिलकर किविए को मारना होगा, गॉडेस की एम्बॉडीमेंट को, ताकि उसके पास सारी पावर्स ना आ सके। और वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए लियोनहार्ड के ऊपर स्लैश लगा देता है। लियोनहार्ड पीछे की तरफ देखता है तो उसके पीछे मिस्टर लाउड और वो छोटा बच्चा होते हैं। अब लियोनहार्ड को उन दोनों को भी बचाना है, जबकि रिचर्ड की नजर भी उस छोटे बच्चे के ऊपर पड़ती है। इसी छोटे बच्चे को रिचर्ड वहाँ पर जिंदा छोड़ आया था, इस बच्चे को और इसकी माँ को। लियोनहार्ड अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसकी ओरा की पावर को सामने से डिफ्लेक्ट कर देता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। मैं क्योंकि चर्च ऑफ डार्कनेस का एक स्पाई हूँ और मेरा काम गॉडेस की बेची हुई मैसेंजर को प्रोटेक्ट करना है। साथ ही मुझे वो जो भी ऑर्डर्स देगी मुझे उन सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना है, चाहे मेरे सामने कोई भी हो, और जिसे भी मुझे मारने का ऑर्डर देगी मैं उसको मार डालूंगा। रिचर्ड गुस्से के साथ उसे कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हारा मिशन यहाँ पर गॉडेस की मैसेंजर को बचाना है, फिर चाहे यहाँ पर जितने भी रेथिनियंस हैं वो सारे के सारे मर जाएं, अपने मिशन को ही पूरा करोगे। तो फिर इस सब में डिफरेंट क्या है? तुम में, हम में और गैरहान में, हम सभी लोग अपने मिशन को पूरा कर रहे हैं, फिर चाहे सारा रेथिना तबाह हो जाए। लियोनार्ड से कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर रेथिनियंस को मरने दूंगा? साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने आसपास के सारे इलाके के ऊपर अपनी पावर्स के साथ एक शील्ड बना देता है, क्योंकि वो दोनों जब फाइट कर रहे थे तो बहुत सारा मलबा आसपास गिर रहा था। रिचर्ड को तो अपने आसपास का जरा भी ख्याल नहीं था, लेकिन लियोनार्ड ने अपनी पावर्स को यूज करते हुए आसपास शील्ड बना दी हुई है। रिचर्ड भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है मुझसे फाइट करने के दौरान ही इसने अपनी पावर्स को यूज करते हुए यहाँ पर जितने भी रेथिनियंस हैं, इस शहर के लोग, उन सभी को प्रोटेक्ट किया है। इसने पूरे के पूरे सिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट कर दिया और ये अभी तक कितना ज्यादा पावरफुल है, तो असल में इसकी पावर्स कितनी होंगी। उसी वक्त लियोनार्ड अपनी पावर्स को यूज करते हुए बहुत सारे ब्लॉक्स बनाता है और उन्हीं ब्लॉक्स के साथ रिचर्ड को वहीं पर बांध लेता है और उसे कहता है चाहे तुम यहाँ पर कितने ही बहाने क्यों ना बना लो, लेकिन तुमने यहाँ पर जितने भी क्राइम्स किए हैं उन सभी के लिए तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। और साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक बड़ा सा ब्लेड बना लेता है और अपनी पावर्स को मटेरियलाइज कर देता है ताकि उस ब्लेड के साथ वो रिचर्ड का सर काट सके। वो उसे कहता है गॉडेस ऑफ डार्कनेस किरजाली के नाम पर तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है, जितने भी रेथिनियंस को मारा है, उन सभी को मारने पर तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। साथ ही वो अपने ब्लेड को ऊपर से नीचे की तरफ गिरा देता है जो कि सीधा रिचर्ड की गर्दन के पास आता है। जैसे ही वो उसकी गर्दन को काटने लगता है उसी वक्त वहाँ पर किविए आ जाती है। किविए उसे कहती है सर लियोनार्ड यहीं पर रुक जाओ, अगर तुमने इसको यहाँ पर मार दिया तो फिर गैरहान और जिनोविया दोनों को पता चल जाएगा कि उनका मिशन फेल हो चुका है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उन दोनों को इस बारे में पता चले कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसको बंदी बना लो और पकड़ने के बाद इसको इन्वेस्टिगेट करो। और साथ ही किविए रिचर्ड से कहती है तुम्हारे दोस्त बेला ने ये सब कुछ मुझसे कहा है, चाहती है कि हम लोग तुम्हें जिंदा पकड़े। रिचर्ड भी ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में बेला को मेरी फिक्र है? किविए उसके सामने खड़ी होकर कहती है हालांकि तुम्हारे गुनाह बहुत ज्यादा बड़े हैं, तुमने यहाँ पर रेथिनियंस को मारने की कोशिश की और साथ ही तुमने गॉडेस की एम्बॉडीमेंट को भी मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर फैसला किया है कि हम लोग तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि गैरहान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और गैरहान को हराने के लिए हमें काफी सारे पावरफुल लोगों की जरूरत है। रेथिना को बचाने के लिए तुम्हारे क्राइम्स को नजरअंदाज करते हुए तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मुझे लगता है कि तुम भी इस बारे में अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे लिए यही चॉइस सबसे ज्यादा बेहतर है। गैरहान उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है। तो हमारी नेक्स्ट एपिसोड में फाइनली गैरहान खुद आएगा और इस फाइट में शामिल होगा, वो भी एक गार्ड बनने के बाद। तो नेक्स्ट एपिसोड में वो कौन सी पावर्स को यूज करेगा और कौन कौन मरेगा, ये नेक्स्ट एपिसोड में ही देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप एरर की एपिसोड 147 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लियोनार्ड अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक बड़ा सा ब्लेड बनाता है और वो रिचर्ड को मारने लगता है। वहीं पर किविए आ जाती है और किविए उसे ऑर्डर्स देते हुए कहती है यहीं पर रुक जाओ। हमने फैसला किया है कि हम लोग इसके साथ कोऑपरेट करेंगे और इसकी हेल्प लेंगे, क्योंकि ये गैरहान के खिलाफ फाइट करने में हमारी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर हमारी इस एपिसोड की शुरुआत में लियोनार्ड किविए की सारी बात सुनने के बाद कहता है रिचर्ड, मैं तुम्हें गॉडेस ऑफ किरजाली के नाम पर सजा देने वाला हूँ और तुम्हें
उन्हें सजाए मौत दी जाती है। किविए जल्दी से रिचर्ड के सामने खड़ी हो जाती है और उसे कहती है, सर लियोनार्ड, लगता है तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने तुम्हें ऑर्डर दिए हैं, मैं गॉडेस की मैसेंजर हूँ और तुम मेरे ऑर्डर्स को नजरअंदाज कैसे कर सकते हो। लेकिन सर लियोनार्ड यहाँ पर बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हैं क्योंकि उसे चुना नहीं गया, क्योंकि उसकी बजाय बोंदू से एरिक को चुना गया। वो उसे कहता है, मैं तुम्हें गॉडेस का मैसेंजर नहीं मानता, क्योंकि अगर तुम गॉडेस की मैसेंजर होती तो तुम्हें यहाँ पर मुझे चुनना चाहिए था, क्योंकि मैं गॉडेस का बहुत ज्यादा लॉयल सर्वेंट हूँ। वो अभी इसी बारे में बातें कर रहा होता है कि उसी वक्त एरिक भी बाहर आ जाता है और उसके चेहरे पर एक जबरदस्त किक मारते हुए उसे पीछे की तरफ फेंक देता है और कहता है, बेवकूफ इंसान, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम किविए को क्यों मार रहे हो। और वो जल्दी से जाकर किविए के सामने खड़ा हो जाता है। किविए से पूछता है, किविए क्या तुम ठीक हो? सॉरी मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, कहीं इसने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? अंडरग्राउंड में मुझे काफी सारे मॉन्स्टर के साथ फाइट करना पड़ी, इसी वजह से मैं लेट हो गया। किविए उसे कहती है, अच्छा ठीक है अब तुम आ गए हो, ठीक है। एरिक चिल्लाकर लियोनार्ड से कहता है, लियोनार्ड कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम चर्च ऑफ डार्कनेस के एक हाई रैंक के ऑफिसर हो, फिर तुम यहाँ पर गॉडेस के मैसेंजर के साथ इस तरह कैसे कर सकते हो? तुम उसे मारने की कोशिश कर रहे हो और ऊपर से उसके ऑर्डर्स को भी फॉलो नहीं कर रहे। यहाँ पर लियोनार्ड जेलसी में उसे कहता है, मुझे इस बात पर जरा भी भरोसा नहीं है, गॉडेस ने तुम्हें चुना है अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए, तुम्हारे जैसे एक इंसान को जो कि बहुत बड़ा बेवकूफ है। मुझे लगता है कि तुमने गॉडेस के इस मैसेंजर को बहुत ज्यादा डराया धमकाया होगा ताकि तुम्हें इस मिशन के लिए चूज किया जाए। एरिक आगे बढ़ता है और उसे कहता है, अब तुम्हारी शक्ल को देखकर तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर एक चर्च ऑफ डार्कनेस के ऑफिसर नहीं बल्कि एक बहुत बड़े स्कैमर हो, जहाँ पर लोगों को धोखा देने के लिए आए हो। लियोनार्ड भी गुस्से में होता है और उसे कहता है, क्यों ना फिर से एक फाइट हो जाए और देखती है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एरिक उसे कहता है, लास्ट टाइम मैंने अपनी पावर्स को रिलीज नहीं किया था और तुम्हारे साथ बहुत ही हल्के से फाइट की थी, लेकिन इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जबकि यहीं पर साना की एंट्री होती है। साना उन दोनों के बीच घुसता है और उनसे कहता है, प्लीज तुम दोनों शांत हो जाओ, क्योंकि मुझे जितना याद है लास्ट टाइम मेरा ब्रदर इस फाइट को हार गया था और सर लियोनार्ड इस फाइट को जीते थे। यहीं पर उस टिन के डब्बे वाले हंटर को भी दिखाते हैं। मार्टिन और दोनों बहनें उस टिन के डब्बे वाले हंटर को भी वहाँ पर ले आते हैं। साना कहता है, लास्ट टाइम एरिक सर लियोनार्ड से हार गया था और इस टाइम सर लियोनार्ड इस बात से जेलस हो रहे हैं कि उन्हें गॉडेस के मिशन के लिए नहीं चुना गया। वो दोनों चिल्लाकर उसे कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही एरिक उसकी तरफ देखता है वो वहीं पर खामोश हो जाता है। साना भी आगे से हंसना शुरू कर देता है। अतीसी और आइफर कहते हैं, हमने तो पहले ही कहा था एरिक इसको देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाएगा। फिर एरिक लियोनार्ड की तरफ देखता है। लियोनार्ड उसे कहता है, उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी, मैं तुम्हें कुछ बता नहीं पाया पर मैंने इसकी जान बचा ली थी। एरिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और साना को गले से लगा लेता है और कहता है, चलो शुक्र है तुम अभी तक जिंदा हो, तुम लोगों को कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था कि साना अभी जिंदा है। साना उसे कहता है, तुम्हें पता है कि यहाँ पर मोबाइल और स्मार्टफोन्स नहीं है, तो फिर मैं तुमसे राब्ता कैसे करता। ये भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है कि उसका दोस्त साना जिंदा है। लेकिन मार्टिन जैसे उसकी तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये दूसरी दुनिया का डीमन अभी तक जिंदा क्यों है। वो उसे मारने के लिए फिर से आगे बढ़ने लगता है, जबकि उसकी दोनों बहनें उसे रोक लेती हैं। सानो को अभी तक ये नहीं पता तो उसने ब्रैड को मार दिया था और ब्रैड को मारने की वजह से मार्टिन ने उसके ऊपर अटैक किया था। वो अपने ब्रदर से पूछता है, एरिक से पूछता है, कहीं मेरी वजह से जब मैं एक मॉन्स्टर बना था मैंने इनके किसी दोस्त को तो नहीं मार दिया। मार्टिन जल्दी से अपना नाइफ निकालता है और उसे कहता है, लास्ट टाइम मैं तुम्हें नहीं मार पाया तो इस बार मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। और जैसे ही उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, एरिक उसके सामने घुटने टेक देता है और उसे कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो और यहीं पर रुक जाओ। मार्टिन उसे कहता है, सर फिलहाल तुम तो एक वाल्टेरियन वॉरियर हो, तुम हमारे सामने इस तरह बैठकर क्यों अपोलोजाइज कर रहे हो? तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि ये दूसरी दुनिया के डीमंस क्या कर सकते हैं। आए तुम इस दूसरी दुनिया के डीमन को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? एरिक उसे कहता है, क्योंकि मैं भी एक दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान हूँ, इसी वजह से मैं इसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्टिन, एलिजा और फोइला तीनों ही ये बात सुनकर बहुत सा हैरान हो जाते हैं। एरिक उनसे कहता है, मैं तुम लोगों से माफी की भीख तो नहीं मांगने वाला, क्योंकि मैंने तुम लोगों से झूठ बोला, क्योंकि उस वक्त कंडीशंस ऐसी थी कि मैं तुम लोगों को सच नहीं बता सका। ना ही मैं तुम लोगों से ये भी कहने वाला हूँ कि ब्रैड के मरने पर तुम इस लड़के को माफ कर दो, लेकिन तुम लोगों को मेरी इस बात पर यकीन करना होगा। इस लड़के को इस्तेमाल किया गया था, ये लड़का बहुत ज्यादा अच्छा है। वक्त ये अपने कंट्रोल में नहीं था जब इसने ब्रैड को मारा था। मुझे पता है कि तुम लोग इस बात पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन दूसरी दुनिया से आए हुए सारे इंसान बुरे नहीं होते, लेकिन प्लीज मेरा यकीन करो। मार्टिन उसकी बात सुनने के बाद रोना शुरू कर देता है और अपना नाइफ वहीं पर फेंककर पीछे की तरफ मुड़ जाता है। एरिक उसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस बात को समझने के लिए। साना भी काफी ज्यादा उदास होता है और एरिक से कहता है, ब्रदर मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर इन सभी से माफी मांगना पड़ रही है, मुझे भी माफ कर देना। एरिक उसे कहता है, बेवकूफ कहेंगे, तुम्हारा सपना था रेथिना को एक ऐसी जगह बनाने का जहाँ पर हम दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान और रेथिनियंस आपस में मिलकर रह सके। मैंने ये सब कुछ उसी सपने को पूरा करने के लिए किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही साना इमोशनल हो जाता है और उसके साथ चिपक जाता है। जबकि मिस्टर लाउड को भी दिखाते हैं। मिस्टर लाउड कहते हैं, तो ये कमीना दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान है। मिस्टर लाउड के पास जो बच्चा होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। अतीसी और आइफर भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो एरिक से कहते हैं, मैंने और सर अतीसी ने एक दूसरी दुनिया से आई हुई लड़की को हराया है जिसका लेवल हमसे काफी ज्यादा था, उसका लेवल 80 था।
एरिक उनसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम दोनों के लेवल को देखकर भी लगता है कि तुम दोनों काफी अच्छे से लेवल अप हो रहे हो। किवी भी आगे बढ़ती है और उनसे कहती है मैंने भी एक दूसरी दुनिया की डीमन को पकड़ा है, इसका मतलब मैं भी तुम लोगों से कम नहीं हूँ। एरिक उसे कहता है लेकिन तुम अपनी डिवाइन पावर्स को यूज करते हुए दूसरी दुनिया के इंसानों के सामने चीटिंग कर सकती हो। तो ये सारे यहाँ पर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। मिस्टर लाउड भी वहीं पर आ जाते हैं, जबकि फोइला भी वहीं पर होती है और वो सारे काफी ज्यादा खुश होते हैं। किवी ने एरिक का कान पकड़ा होता है, जबकि सर लियोनहार्ड किवी के सामने झुक जाते हैं क्योंकि वो उसे गॉडेस का मैसेंजर मान लेते हैं। और वो सारे यहाँ पर इतने ज्यादा खुश हो रहे हैं जैसे कि यहाँ पर इस सीजन का एंड हो रहा है, यहाँ पर एपिसोड का एंड हो रहा है और उन्होंने सारी वार को जीत लिया है। और रिचर्ड की तरफ भी दिखाते हैं, रिचर्ड भी इस बात से काफी ज्यादा खुश दिखाई देता है, जबकि उसके साथ वाला जो टीन के डब्बे वाला हंटर होता है वो उसे कहता है सर रिचर्ड मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं, लेकिन अगर तुम मेरे हाथों को खोल देते हो मैं अपनी पावर्स को यूज करते हुए तुम्हें डीबफ दे सकता हूँ, जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो मैं अपने स्पिरिट मैजिक को भी यूज कर पाऊंगा। रिचर्ड उसे कहता है नहीं यहीं पर रुक जाओ, मुझे नहीं लगता कि इन सभी लोगों के खिलाफ अब फाइट करने की कोई वजह बची है। मैं यहाँ पर अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करूंगा और जो भी सजा मुझे दी जाएगी मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। उसके साथ वाला हंटर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अक्सरून से भागकर क्यों आया हूँ? मैंने इस मिशन को क्यों एक्सेप्ट किया था? क्योंकि मैं आजाद होना चाहता हूँ। तुम चाहते हो कि स्काई डंजन से बाहर आने के बाद चर्च ऑफ डार्कनेस के ऑफिसर मुझे पकड़ ले और सारी जिंदगी मुझे जेल में डालकर रखे। उसी वक्त दिखाते हैं टीन के डब्बे वाले हंटर के गर्दन में एक नाइफ आकर दंस जाता है, जो कि उस बच्चे ने दंसाया होता है। तो वो बच्चा अपने नाइफ के साथ उस टीन के डब्बे वाले हंटर को मार देता है। तो उसे अभी तक याद है कि इस बंदे ने अपने पॉइजन को इसकी बॉडी के अंदर डाला था। और रिचर्ड भी जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस बच्चे की बॉडी से बहुत सारा किलिंग इंटेंट निकल रहा होता है। मिस्टर लाउड भागते हुए आगे बढ़ते हैं और जाकर उस बच्चे को उठा लेते हैं और कहते हैं बच्चे ये तुम क्या कर रहे हो? कि वो टीन के डब्बे वाला हंटर मरने से पहले कहता है मुझे इस बच्चे को वहीं पर मार देना चाहिए था। साथ ही उसकी बॉडी हाक बनकर उड़ जाती है और लियोनार्ड जल्दी से अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसकी हाक बनती हुई बॉडी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। ऐसी वो हंटर मरता है। उसी वक्त गैरहान को पता चल जाता है। गैरहान कहता है आधे से ज्यादा हंटर्स तो मारे जा चुके हैं, जितने भी हंटर्स को वहाँ पर मिशन पर भेजा था उनमें से आधे मर गए हैं, तो इसका मतलब वो लोग इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जिनोविया उसे कहती है तो क्या तुम्हें लगा था कि ये दूसरी दुनिया के डीमन हमारे किसी काम आ सकते हैं? लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि हमें पता है कि वो सारे लोग इस वक्त ऐलान में हैं और सारे एक ही जगह पर हैं, तो चलो फिर ठीक है उन सभी को डिवाइन पनिशमेंट दी जाए। जिनोविया अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक बड़ी सी फॉर्मेशन ओपन करती है। टीवी भी जल्दी से ऊपर की तरफ देखती है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, जबकि यहीं पर मार्टिन रो रहा होता है और फोइला उसके पास खड़ी होती है और उसे कहती है मार्टिन क्या तुम ठीक हो? मार्टिन उसे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। फिलाड बैनी ने कितनी बार हमारी जान बचाई और जब हमने उसके दोस्त को मारा था उसके बाद हम लोग कितनी बार उसके साथ रहे, लेकिन उसने कभी भी हमें महसूस नहीं होने दिया कि हमने उसके दोस्त की जान ली। ये बात जानने के बावजूद सर फिलाड बैनी ने फिर से मेरी जान बचाई, लेकिन मैं कभी भी उसे सबके लिए माफ नहीं करूंगा। फोइला चिल्लाकर उसे कहती है अगर ब्रैड यहाँ पर जिंदा होता तो ब्रैड हमसे यही कहता सर फिलाड बैनी ने हमारी जान बचाई है और इसकी जान बचाने के बदले अगर हम लोग अपनी जान को 2 से 3 बार भी उसके सामने दे दें अभी हम लोग उसके इस एहसान का बदला नहीं चुका सकते। मार्टिन उसकी बात सुनकर खुश हो जाता और कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, सर फिलाड के हमारे पर बहुत बड़े एहसान है, उसने हमारी जान बचाई है, हमें उसे माफ करना ही पड़ेगा। और उसी वक्त उनके सर के ऊपर जो फॉर्मेशन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और उसके अंदर से बिजलियां निकल रही होती है क्योंकि गैरहान की एंट्री होने वाली है। मार्टिन कहता है चाहे वो दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान ही क्यों ना हो हम उसे माफ कर देंगे। गैरहान यहीं पर उतर आता है। गैरहान वहाँ पर आते ही कहता है अगर तुम्हें लगता है कि रेथिना में दूसरी दुनिया के इंसानों के लिए जगह है तो इसका मतलब तुम लोग भी गद्दार हो और तुम्हारी सजा भी मौत है। गैरहान की स्पीड बहुत ज्यादा है। एरिक सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और क्योंकि पलक झपकने की स्पीड के साथ ही फोइला और मार्टिन दोनों का सर दर्द से अलग हो जाता है। गैरहान अपने ब्लेड को यूज करते हुए उन दोनों के सर काट देता है और बड़ी स्पीड के साथ एरिक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि बाकी के सभी लोग कोई ऊपर देख रहा होता है और कोई साइड पर देख रहा होता है क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है। गैरहान की स्पीड इतनी ज्यादा है। गैरहान एरिक के सामने खड़ा होकर कहता है तुम सभी को डिवाइन पनिशमेंट दी जाती है। किवी कहती है मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा, जबकि गैरहान का ये प्लान था। उसने इतना बड़ा प्लान बनाया, 20 साल तक इंतजार किया गॉडेस की पावर्स को हासिल करने के लिए, गॉडेस को अलग डायमेंशन में ट्रैप किया। तो उसने यहाँ पर अपनी दूसरी दुनिया के डीमंस को जो कि उसके गुलाम है उनको यहाँ पर भेजा और उनसे अपना काम करवा रहा है क्योंकि उसे पता है कि वो लोग इस काम को नहीं कर पाएंगे। मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। आखिर जब लास्ट में बारी आएगी अपने प्लान को कंप्लीट करने की यानी कि मुझे पकड़ने की, लोग सबसे सेफेस्ट रास्ते को चूज करेंगे यानी कि वो खुद यहाँ पर आएंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उनको रोक सके। गैरहान जैसे ही उनके करीब पहुँचता है वो सारे गैरहान की तरफ देखते हैं। उसी वक्त रिचर्ड मिस्टर लाउड और उस बच्चे को पीछे की तरफ धक्का देते हैं क्योंकि गैरहान वहाँ पर अपनी इलेक्ट्रिक पावर को रिलीज करने वाला है और वहाँ पर वो अपनी इलेक्ट्रिक पावर को रिलीज कर देता है और वहाँ पर एक
एक इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा धमाका होता है। तो ये तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे इस धमाके में कितने ज्यादा लोग मरे हैं और कौन कौन बचा है। और नेक्स्ट एपिसोड में एरिक, लियोनार्ड, रिचर्ड की गेरहान के साथ फाइट देखेंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप एरर की एपिसोड 148 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था गेरहान की एंट्री हो चुकी है और गेरहान गॉडेस ऑफ डार्कनेस की पावर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद उन सभी को वहां पर डिवाइन पनिशमेंट देने के लिए नीचे उतरता है। गेरहान की स्पीड काफी ज्यादा है और वहां पर आते ही सबसे पहले मार्टिन और फोयला को मारता है और उसके बाद वो सीधा एरिक के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जबकि बाकी के सभी अभी इधर उधर ही देख रहे होते हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो गेरहान जैसे वहाँ पर अपनी मैजिकल स्वर्ड्समैन की पावर्स को रिलीज करता है तो उसी वक्त दिखाते हैं वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। लेकिन उस धमाके के होने से पहले ही लियोनार्ड ने अपनी पावर्स को यूज करते हुए ज्यादातर लोगों के इर्द गिर्द अपनी पावर से एक शील्ड बना दी होती है ताकि उन सभी की जान को बचाया जा सके। क्योंकि जैसे वहाँ पर गेरहान आया था तो लियोनार्ड उसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगा पाया क्योंकि वो इतना ज्यादा फास्ट और इतना ज्यादा पावरफुल था। तो उस वक्त वो सिर्फ एक ही बारे में सोच सकता था। उसने अपनी सारी की सारी पावर्स को यूज करते हुए वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी के इर्द गिर्द एक बैरियर बना दिया ताकि उन को बचाया जा सके। और उसका ये वाला फैसला बिल्कुल ठीक था। हालांकि उसने बाकी सभी की जान तो बचा ली लेकिन वो खुद इस अटैक से नहीं बच पाया। उसका हाथ दिखाते हैं, वो काफी ज्यादा जख्मी होता है और उसके सामने गेरहान खड़ा होता है जो कि 4 बड़े हीरोज में से एक बड़ा हीरो है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ लियोनार्ड की सोच से भी ज्यादा है। गेरहान ने चेहरे के ऊपर मास्क लगाया हुआ है लेकिन उसी वक्त लियोनार्ड उसको भी महसूस होता है कि उसके सामने जो शख्स खड़ा है वो गेरहान के अलावा और कोई नहीं हो सकता। गेरहान लियोनार्ड से कहता है, मुझे लगता है कि तुमने अभी तक पहचान लिया है कि मैं कौन हूँ और मैं भी यहाँ पर तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि तुम बहुत ही काम के बंदे हो। जैसे तुम गॉडेस ऑफ डार्कनेस की पूजा किया करते थे उसी तरह आज के बाद जब मैं गॉड बन जाऊंगा, गॉड ऑफ डार्कनेस बन जाऊंगा, तो तुम मेरी पूजा करना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर मैं एक लेवल 41 के मैजिशियन को खो दूं। तुम्हारा मरना हमारे रथीना के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। गेरहान उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम को अपनी बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया हुआ है, इसी वजह से तुम्हें मेरे लेवल के बारे में पता है। साथ ही गेरहान कीविए की तरफ देख रहा होता है कि कीविए कहाँ पर है, वो पीछे गिरी होती है। गेरहान उसे कहता है, गॉडेस की एम्बॉडीमेंट के बारे में सोचना छोड़ दो, मैंने अभी तक उसको इसीलिए जिंदा छोड़ा हुआ है क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है, वरना मैंने उसे कब का मार दिया होता। मुझे पता है कि गॉडेस की एम्बॉडीमेंट यहाँ से गायब हो जाएगी, यानी डिसअपियर हो जाएगी और साथ ही गॉडेस ऑफ डार्कनेस भी खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद मैं नया गॉड ऑफ डार्कनेस बनूंगा। तुम क्योंकि चर्च ऑफ डार्कनेस से हो तो क्या तुम चर्च ऑफ डार्कनेस के लोग अपने इस नए गॉड ऑफ डार्कनेस के सामने अपने सर झुकाओगे या नहीं, यानी मेरे सामने झुकोगे या नहीं। लियोनार्ड उसे कहता है, हम लोग चर्च ऑफ डार्कनेस के लोग हैं, मैं चर्च ऑफ डार्कनेस का एक ऑफिसर हूँ, मैं सिर्फ गॉडेस ऑफ डार्कनेस की पूजा करता हूँ और जब तक गॉडेस ऑफ डार्कनेस जिंदा है हम लोग उसी की पूजा करेंगे और इसके अलावा किसी की पूजा नहीं करेंगे। साथ ही लियोनार्ड उसे कहता है, और इस बंदे के लिए भी यही सब कुछ है, ये बंदा भी गॉडेस ऑफ डार्कनेस की सारी बातों को फॉलो करेगा। उसी वक्त एरिक पीछे से निकलता है और अपने ओरा ब्लेड के साथ गेरहान के ऊपर अटैक करने लगता है, जबकि सेम टाइम पर लियोनार्ड भी अपने पंच में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए गेरहान के ऊपर अटैक करने लगता है। गेरहान वहाँ पर खड़े खड़े ही अपनी पास से अपनी तलवारें निकालता है और एरिक के ओरा ब्लेड को वहीं पर ब्लॉक कर लेता है। गेरहान एरिक की तरफ देखता और कहता है, मैं इसके लेवल को क्यों नहीं देख पा रहा, कहीं इसने भी तो यहाँ पर गॉडेस ऑफ डार्कनेस की पावर्स को उधार तो नहीं लिया हुआ ताकि मैं इसके लेवल को ना देख सकूं। एरिक बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो चिल्लाकर गेरहान से कहता है, तुमने उन सभी को क्यों मार डाला, यानी कि मार्टिन और फोयला को क्यों मारा, वो सभी लोग निर्दोष थे और उन सभी का तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं था, फिर तुमने उन सभी को क्यों मार डाला। गेरहान कीविए की तरफ देखता और कहता है, तो मुझे लगता है कि गॉडेस ऑफ डार्कनेस ने अपनी जान बचाने के लिए अगर किसी को चुना है हम हीरोज को हराने के लिए, तो वो तुम्हें चुना है, यानी कि दूसरी दुनिया के एक इंसान को। ये तो बहुत ही अफसोस की बात है लेकिन तुम इस लायक नहीं हो कि तुम यहाँ पर हमसे फाइट कर सको। और साथ ही वो अपने पास से कुछ तलवारें निकालता है जो कि एरिक की बॉडी के अंदर दंस जाती हैं, क्योंकि वो तलवारें एनर्जी से बनी होती हैं, इसी वजह से एरिक की बॉडी के अंदर कोई सुराख नहीं हो रहे। उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है और एरिक बहुत ही दूर जाकर गिरता है कि फिर साथ ही गेरहान आगे बढ़ता है और लियोनार्ड के ऊपर अटैक करता है। एरिक उसके सिर्फ एक ही अटैक के साथ काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसके पूरे बाजू के ऊपर से ब्लड निकल रहा होता है। कीविए एरिक के बाजू की तरफ देखती है और कहती है, गेरहान ने सिर्फ एक ही अटैक किया, इसकी ये हालत हो गई, मुझे नहीं लगता कि एरिक इसका मुकाबला करने के लायक है। फिर कीविए गेरहान की तरफ देखती है और सोच रही होती है, गेरहान यहाँ पर खुद आ गया है, पहले ये दोनों छुपे हुए थे और जिनोविया, इसका मतलब ये लोग पहले गॉडेस की डिवाइन पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहे थे और अब ये यहाँ पर मेरे पीछे आए हैं, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि ये सब कुछ यहीं पर एंड करने वाले हैं, यानी कि इन्होंने जो कुछ भी शुरू किया था उसका हाथमा यहाँ पर होने वाला है। गेरहान भी कीविए की तरफ देखता है। कीविए जल्दी से अपने स्पीयर को रेडी करती है और उसे कहती है, लेकिन
मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, फिर चाहे मुझे यहाँ पर अपनी जान ही क्यों न देना पड़े, लेकिन यहाँ पर गैरहान को गॉडेस ऑफ डार्कनेस की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करने नहीं दे सकती। जैसे वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, एरिक उसका बाजू पकड़ता है और उसे कहता है कि हम लोग दोनों यहाँ पर इससे फाइट करेंगे ताकि तुम्हें थोड़ा सा टाइम मिल जाए। क्या तुम्हें पता है कि हम लोग यहाँ पर आए क्यों थे कैलान सिटी में, ताकि हम लोग इन हीरोज के साथ फाइट कर सके। क्या तुम उस वजह को भूल चुकी हो कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से डंजन के अंदर जाओ और जाकर अपने उस मकसद को पूरा करो। किविया उसकी बात समझ जाती है और वो पीछे की तरफ भागना शुरू करती है। किविया डंजन के अंदर जाकर बैरोल को बुलाने वाली है और भागते हुए किविया एरिक से कहती है, मैं गॉडेस ऑफ डार्कनेस की एम्बॉडीमेंट होने के नाते तुम्हें जो ऑर्डर्स दे रही हूँ, जहाँ पर मरना मत, मेरे वापस आने तक। किविया भागते हुए डंजन की तरफ जा रही होती है कि वो जाकर बैरोल को ला सके। वो कहती है अब सिर्फ यहाँ पर बैरोल्ट ही है जो कि गैरहान को रोक सकता है, क्योंकि वो सिर्फ वही इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इसको रोक सके। अगर वो यहाँ पर आ गया वो इस गैरहान को बहुत ही आसानी से रोक लेगा और इन दोनों को बचाया जा सकता है। और जैसे वो पीछे की तरफ देखती है तो वो देखकर वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि एरिक की बॉडी के आर पार उसकी तलवारें होती हैं और वो जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाता है। जबकि लियोनहार्ड वो भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, क्योंकि गैरहान वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा है। अभी तक तो उसने अपनी पावर्स को सही तरह से रिलीज भी नहीं किया। किविया जो कि आगे की तरफ भागती हुई जा रही होती है, जो पीछे की तरफ देख रही थी, उसी वक्त गैरहान उसके सामने खड़ा होता है और साथ ही उसको गर्दन से पकड़ लेता है और उसे कहता है, चाहे तुम किसी को भी यहाँ पर जाकर बुला लाओ, ऐसे दोनों यहाँ पर तुम्हारे लिए टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे रिजल्ट नहीं बदलने वाले। और तुम्हें क्या लगा था कि इन दोनों मामूली से हंटर्स को यहाँ पर छोड़कर तुम यहाँ से जा सकती हो? नहीं, तुम यहाँ से नहीं बच सकती। किविया एरिक की तरफ देखती है तो वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है और जमीन पर पड़ा होता है, उसका ब्लड भी निकल रहा होता है। और लियोनार्ड की तरफ भी देखती है तो लियोनार्ड भी बहुत ज्यादा जख्मी है। गैरहान किविया से कहता है, तुम अभी भी अपने दोस्तों की तरफ देख रही हो, मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हें अपने बारे में परेशान होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम यहाँ से डिसअपियर हो जाओगी जब मैं तुम्हारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लूंगा। किविया गैरहान से कहती है, मुझे ये बात तो पता है कि जब तुम लोगों ने गॉडेस ऑफ डार्कनेस को उस डायमेंशनल क्रैक के अंदर बंद किया था, उस वक्त तुम लोग एक न्यूट्रल स्पेस के अंदर कैद थे और तुम दोनों वहाँ से निकल नहीं सकते थे। फिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तुम वहाँ से कैसे निकले? गैरहान उसे कहता है, वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने रियल की गॉडेस ऑफ डार्कनेस की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है और साथ ही उसकी आंखें भी चमक रही होती हैं गॉडेस ऑफ डार्कनेस की तरह। गैरहान कहता है, हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, मैं बहुत ही जल्दी एक गार्ड बनने वाला हूँ। किविया बेचारी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, तो इसका मतलब इसने गॉडेस की डिवाइन पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है और वो भी इतनी जल्दी, ऐसा कैसे हो सकता है? गैरहान जल्दी से अपने हाथ के ऊपर से ग्लव्स उतारता है। अपने हाथ के ऊपर उसने आर्मफुलेस ब्लेसिंग के टुकड़े को लगाया हुआ है। वो किविया की बॉडी से भी उसके डिवाइन पावर्स को चोरी करने वाला है। वो उसे कहता है, ज़ेनोबिया ने जो आर्मफुलेस ब्लेसिंग का ये टुकड़ा बनाया था, ये बहुत ही स्पेशल है, इसकी मदद से हम लोग डिवाइन पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। गैरहान उसे कहता है, मुझे यहाँ पर पर्सनली खुद इसलिए आना पड़ा क्योंकि हम लोगों ने गॉडेस ऑफ डार्कनेस की पावर्स को तो एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन उसने अपनी पावर का एक हिस्सा और तुम्हें यहाँ पर रेथिना में बेच दिया ताकि तुम उसके लिए मदद ढूंढ सको। जब तक मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से वो बाकी की बची हुई डिवाइन पावर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर लेता, तब तक मैं एक कंप्लीट गार्ड नहीं बन सकता। गैरहान किविया के मुंह के ऊपर हाथ रखता है और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से डिवाइन पावर्स को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। साथ ही किविया चीखना शुरू कर देती है और थोड़ी देर के बाद जब वो उसकी बॉडी के अंदर से सारे डिवाइन पावर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता है तो वहाँ पर दिखाते हैं आसमान के ऊपर अंधेरा छा जाता है। आहिस्ता आहिस्ता पूरे के पूरे रेथिना के आसमान के ऊपर अंधेरा छा जाता है। जबकि रोंडेल और उसके बाप का सीन भी दिखाते हैं, वो दोनों भी इसी तरह भी देख रहे होते हैं और कहते हैं, अचानक आसमान को क्या हो गया? सारा आसमान काला कैसे हो गया? लगता है कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है गॉडेस ऑफ डार्कनेस के साथ। जबकि रोंडेल को किविया की फिक्र है। साथ ही चर्च ऑफ डार्कनेस का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर सेंटस खड़ी होती है और दूसरे प्रीस्ट उसके पास आते हैं और कहते हैं, सेंटस अचानक आसमान काला हो गया है, क्या गॉडेस ऑफ डार्कनेस हमसे बहुत ज्यादा गुस्सा है? ये कैसे हो सकता है? सेंटस भी आसमान की तरफ देखती है और कहती है, इस वक्त आसमान का रंग बहुत ज्यादा काला है और जो गॉडेस ऑफ डार्कनेस ने नहीं किया, क्योंकि गॉडेस तो एक गॉडेस है, वो ऐसा नहीं कर सकती। सर लियोनहार्ड ने जो कहा था, मुझे लगता है कि वो बात सच थी। कोई ना कोई तो है जो कि गॉडेस ऑफ डार्कनेस की पावर्स को चोरी करने की कोशिश कर रहा है। सेंटस कहती है, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, गॉडेस ऑफ डार्कनेस की पावर्स कभी कम नहीं हुई। क्योंकि रेथिना एक ऐसी जगह है जिसके आसपास पुलिस डीमन गार्ड का पहरा है, उसकी दुनियाएं हैं। तब के गॉडेस ऑफ डार्कनेस इस पूरी दुनिया को अपनी पावर के साथ कंट्रोल करती है और इसकी डायमेंशंस को पुलिस डीमन गार्ड से बचा कर रखती है। अब जबकि ये मोमेंटम बिगड़ चुका है, ऐसे गॉडेस ऑफ डार्कनेस की पावर्स इस दुनिया से खत्म होंगी, उसी वक्त क्रैक्स ओपन होना शुरू हो जाएंगे और हार्मफुलेस डीमन गार्ड की आर्मी जहाँ पर आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है, आसमान के अंदर जगह जगह पर क्रिफ्ट्स ओपन होना शुरू होते हैं और उसके अंदर से वो सारे एंजल जो कि हार्मफुलेस डीमन गार्ड ने बनाए हैं, वो उन रिफ्ट्स के अंदर से अंदर आना शुरू हो जाती हैं, यानी कि रेथिना में, और वो शहरों में मौजूद लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर जो क्रैक्स ओपन होते हैं वहाँ से एंजल्स निकलते हैं और वो इंसानों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जबकि इंसान डर कर भाग रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल इंसान तो उनसे फाइट भी नहीं कर सकते और हंटर्स का भी उनसे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एंजल्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। जबकि दूसरी तरफ गैरहान अभी भी किविया की पावर्स को एब्सॉर्ब कर रहा होता है। किविया उसे कहती है, बस
करो, रुक जाओ, वरना तुम सब कुछ बिगाड़ दोगे। शायद तुम्हें इस बारे में अंदाजा नहीं है कि गॉडेस की पावर को कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। गॉडेस की पावर सिर्फ गॉड्स ही संभाल सकते हैं। लेकिन गेरहान उसकी बात नहीं सुन रहा और वो उसकी बॉडी के अंदर से जितनी बची कुची पावर होती है उस सभी को एब्जॉर्ब कर रहा है और साथ ही उसकी शेप भी चेंज होती जा रही है। और वहाँ पर कैलान सिटी के ऊपर भी काफी सारे रिफ्ट्स ओपन होते हैं। टीवीओ से कहती है अगर ये रिफ्ट यानी डायमेंशनल ट्रैक्स बड़े होते जाएंगे तो इनके अंदर से बड़े एंजल्स भी निकलना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद वो रेथिनियंस को मार डालेंगे। क्या तुम ऐसा ही रेथिनिया चाहते हो? एक गार्ड बनने के बाद तुम किसके ऊपर रूल करोगे जब रेथिना में सभी लोग मारे जाएंगे आर्मलेस डीमन गार्ड के हाथों से? क्या तुम्हें यहाँ पर चिल्लाने वाले मासूम लोगों की आवाजें नहीं आ रही जो कि उन एंजल्स के हाथों मारे जा रहे हैं? तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 148 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप एरर के एपिसोड 149 के साथ हाजिर हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था गेरहान किविया की बॉडी से बची कुछ डिवाइन पावर्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, जबकि किविया उसे कहती है तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुम ऐसा करोगे तुम एक गार्ड तो बन जाओगे, लेकिन तुम्हारे गार्ड बनने के बाद क्या होगा? यहाँ पर बहुत सारे डायमेंशनल क्रैक्स ओपन हो रहे हैं जहाँ से आर्मलेस डीमन गार्ड्स के एंजल्स यहाँ पर आ रहे हैं और सभी इंसानों पर अटैक कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी वो सभी को मार डालेंगे। तो तुम रूल किस पर करोगे एक गार्ड बनने के बाद? क्या तुम्हें इन सारे निर्दोष लोगों के रोने की आवाजें नहीं आ रही? क्या तुम्हें इन सभी के चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही? गेरहान उसे कहता है मुझे इन सभी के चीखने चिल्लाने की आवाजें साफ साफ आ रही हैं, लेकिन क्या गॉडेस को इन सभी के रोने चिल्लाने की आवाजें नहीं आती थी? मैंने पूरे 20 साल तक एक हीरो की तरह यहाँ पर जिंदगी गुजारी है और इन 20 सालों में कभी भी गॉडेस ने इन सभी की चीखों पुकार नहीं सुनी। यहाँ पर रोजाना लोग मरते थे, प्लस डीमन गार्ड्स की डंजन ओपन हो रही थी, लेकिन गॉडेस ने क्या किया? गॉडेस ने कुछ भी नहीं किया। हाँ, मुझे इन सभी के रोने की आवाजें आ रही है। मुझे पता है कि ये सारे सिविलियंस हैं और इन मॉन्स्टर्स का मुकाबला नहीं कर सकते। वो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फैमिली को खो दिया है इन मॉन्स्टर्स के हाथों से और वो फाइट बैक भी नहीं कर सकते। उनके दिल में गुस्सा है। लेकिन इन सभी को इस तरह बनाया किसने? इसको गॉडेस ने इस तरह बनाया है। गॉडेस ने इन सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल नहीं किया। तो यहाँ पर अगर किसी की गलती है तो वो सिर्फ गॉडेस की है। इन सभी लोगों को मरने के लिए गॉडेस ने छोड़ा है। अब जबकि मैं नया गार्ड बनूंगा, गार्ड ऑफ डार्कनेस, तो मैं इन सभी का बहुत ख्याल रखूंगा क्योंकि किंग बनने के बाद मैंने अपनी आवाम का बहुत ख्याल रखा था और एक गार्ड बनने के बाद भी रखूंगा। तो यहाँ पर इस वक्त जितने भी लोग मर रहे हैं वो सारे एक नए रेथिना के लिए सैक्रिफाइस के तौर पर हैं और सारे अपनी जान दे रहे हैं एक नए रेथिना के लिए। किविया गेरहान से कहती है चाहे तुम्हारी इसके लिए रीजंस क्या ही हो, चाहे तुम कितना ही इस काम को अच्छा समझ रहे हो कि गार्ड बनने के बाद तुम एक बहुत ही अच्छा रेथिना बना सकते हो, और चाहे तुम यहाँ पर मेरी पावर्स को ही चोरी क्यों ना कर लो, लेकिन इस सब से कुछ भी बदलने वाला। ऐसा तुम चाहते हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और वहीं पर एक एंजल की बॉडी के अंदर गिगांट आकर दंस जाता है। गेरहान उसकी तरफ देखता और कहता है तो मुझे लगा ही था कि मेरा पुराना दोस्त यहाँ पर जरूर आएगा। तो मुझे लगा ही था कि किविया यहाँ पर यानी जो गॉडेस ऑफ डार्कनेस का मैसेंजर है वो बैरोल्ड को अपने मिशन में शामिल करने के लिए जरूर आएगा। तो वहीं पर एक रिफ्ट ओपन होती है और उसी रिफ्ट के अंदर से बैरोल्ड निकलता है। बैरोल्ड क्योंकि पहले से ही दूसरी दुनिया के अंदर था जो कि एंजल से फाइट कर रहा था। तो जैसे बैरोल्ड वहाँ पर निकलता है तो उसके पैरों में वहीं पर एरिक गिरा पड़ा होता है। एरिक को भी पता चलता है कि बैरोल्ड यहाँ पर आ गया है। तो बैरोल्ड के वहाँ पर निकलते ही ओरा की पावर्स रिलीज होती है। बैरोल्ड कहता है मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर तुम भी हो, मैं तो यहाँ पर इन सारे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आया हूँ। मुझे लगा कि अचानक से यहाँ पर इतने सारे डायमेंशनल क्रैक्स ओपन हुए हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर मुझे एक दोस्त दिख जाएगा। लेकिन तुम्हारी तरफ देखकर लगता तो नहीं है कि तुम यहाँ पर अपने इस पुराने दोस्त को हाय बोलने के लिए आए हो। गेरहान को भी वहाँ पर ओरा की पावर महसूस हो रही होती है और वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो ओरा की पावर काफी ज्यादा होती है। किविया भी ओरा की पावर को महसूस करती है और कहती है जबकि यहाँ पर इतनी ज्यादा ओरा की पावर मुझे महसूस हो रही है तो इसका मतलब अब गेरहान को हराया जा सकता है। गेरहान आगे बढ़ता है और बैरोल्ड को ऑफर करता है। वो उसे कहता है बैरोल्ड मेरे साथ मिल जाओ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि हमारे तीनों के पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं। 4 महीने के बाद हम सभी लोग मर जाएंगे। गेरहान हंसते हुए कहता है तो तुम्हें ये बात अभी तक याद है? ये तो मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है। यहाँ पर गेरहान बैरोल्ड से कहता है तुमने अपनी सारी जिंदगी में जितना भी एक्सपीरियंस हासिल किया, जितने मॉन्स्टर्स को मारा और ओरा की पावर को हासिल किया और जितनी स्ट्रेंथ को हासिल किया, वो सभी का सभी बेकार हो जाएगा क्योंकि एक बार तो मर गए तो वो सभी का सभी जाया हो जाएगा। ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है? क्योंकि गॉडेस ने जब हमें स्पेशल पावर्स दी थी, साथ ही उसने हमें हमारे लाइफ स्पैन के बारे में बता दिया था कि उसने कहा था कि हम सिर्फ 20 साल तक ही जिंदा रह पाएंगे। अगर गॉडेस ने हमें स्पेशल पावर्स देना ही थी तो फिर उसने हमें हमारे लाइफ स्पैन के बारे में क्यों बता दिया कि हमारे पास कितना टाइम बचा है? हालांकि ज़ेनोबिया इस हक में नहीं है, वो तुम्हें अपने साथ शामिल करना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ। मेरा हाथ पकड़ो। मैं गॉडेस ऑफ डार्कनेस की पावर्स को तुम्हारे साथ भी शेयर करूंगा और हम तीनों अमर हो जाएंगे। उसके बाद हम सभी लोग मिलकर रेथिना को बचाएंगे। हम इस प्रेजेंट को चेंज कर सकते हैं। बैरोल्ड उसे कहता है मुझे ये तुम्हारी बात अभी भी याद है।
है 20 साल पहले तुमने यही बात कही थी कि अगर हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि हम लोग रेथिना में चेंज ला सकते हैं तो हमें लाना चाहिए। बैरोल्ड कहता है ये बात मुझे आज भी याद है और तुम दोबारा से मुझे वही ऑफर कर रहे हो, अपनी बकवास बंद करो। उसी वक्त एरिक भी उठकर खड़ा हो जाता है और गैरहान से कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर बकवास किए जा रहे हो कि तुम्हें गार्डियंस की पावर्स चाहिए और तुम एक नया रेथिना बनाओगे, लेकिन पुराने रेथिना का क्या जिसमें तुम्हारी वजह से इतने सारे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। तुम्हारी बातों से तो लगता है जैसे कि तुम एक गार्ड बनने के लिए उन सभी निर्दोष लोगों का सैक्रिफाइस दे रहे हो। तुम्हारे एक्शंस बिल्कुल ऐसे ही हैं, किसी ऐसे नौजवान लड़के की तरह जो कि इस वक्त अपने जवानी के दौर से गुजर रहा है और उसे पता नहीं कि उसे कौन सी जगह पर कौन सी बात करनी चाहिए। आए तुम कौन से रेथिना की बात कर रहे हो, तुम कौन सा नया रेथिना बनाना चाहते हो। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी जान दांव पर लगाकर इस रेथिना को बचाना चाहते हैं, यहाँ पर निर्दोष लोगों की जान बचाना चाहते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी आइडेंटिटीज को छुपाकर यहाँ पर उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो कि निर्दोष हैं। हालांकि उन्हें पता है कि अगर उनकी आइडेंटिटी इनको पता चल गई तो वो इनको मार डालेंगे। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका लेवल बहुत ज्यादा लो है, लेकिन फिर भी वो अपनी जान को दांव पर लगाकर यहाँ पर इन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। एरिक अपनी तलवार को उठाता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है यहाँ पर इस रेथिना में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तुमसे बहुत ज्यादा बेहतर हैं, तुम्हारे जैसे कमीने को तो यहाँ पर मर जाना चाहिए। और एरिक अपने ओरा ब्लेड के साथ जैसे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, गैरहान अपनी पावर्स को यूज करते हुए एंजल की बॉडी के अंदर से गिगांट को निकालता है और अपनी पावर से ही उसको बड़ी स्पीड के साथ एरिक के ऊपर अटैक करने के लिए सामने की तरफ भेज देता है। और वो गिगांट जैसे ही उड़ता हुआ एरिक को लगने लगता है, बैरोल्ड एरिक के पेट में एक घुटना मारता है जिससे वो नीचे की तरफ बेंड हो जाता है। साथ ही बैरोल्ड गिगांट को अपने हाथ में पकड़ लेता है। एरिक बैरोल्ड के अटैक की वजह से बेहोश होकर वहीं पर नीचे गिर जाता है और एरिक के गिरने के बाद बैरोल्ड हंसना शुरू कर देता है और वो जोर जोर से हंस रहा होता है। और बैरोल्ड हंसते हुए गैरहान से कहता है गैरहान तुम्हें नहीं लगता कि ये बच्चा हम दोनों को हमारे बचपन की याद दिलाता है, यानी कि हमारी जवानी की, जब हम दोनों मिले थे। हम दोनों स्ट्रॉन्ग बनना चाहते थे और हम दोनों जब भी किसी पावरफुल मॉन्स्टर को देखते बिना कुछ सोचे समझे कि वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते। गैरहान उसे कहता है तुम यहाँ पर इस लड़के की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो, ये तो सिर्फ एक दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान है जिसे आंफिलिस डीमन गार्ड ने यहाँ पर भेजा है, तो तुम इसे हमारे साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो। उसके पास कभी भी वो स्ट्रेंथ नहीं हो सकती जो हमारे पास थी, और ऊपर से ये जो भी बातें कर रहा है लगता है कि वो अपनी गाइडलाइन से कर रहा है। बैरोल्ड उसे कहता है तुम्हें लगता है कि ये जहाँ पर सिर्फ बातें कर रहा है और ये तुम्हारे पर अटैक नहीं कर पाएगा, इसके पास इतनी पावर नहीं है, लेकिन फिर भी तुम कब से इतने ज्यादा चुकन्ने हो इसके ओरा की पावर को देखकर। गैरहान भी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है अब इस बात का क्या मतलब है। बैरोल्ड उसे कहता है इस बात का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर काफी देर से आया हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर आने के बाद अपनी ओरा की पावर को रिलीज नहीं किया। यहाँ पर जितनी भी ओरा की पावर थी वो सारी इस लड़के की थी। इस बात से गैरहान बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। कब से यहाँ पर इतनी ज्यादा ओरा की पावर थी, मुझे भी इतना ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा था, तो असल में ये बैरोल्ड की नहीं बल्कि इस लड़के की ओरा की पावर थी। एरिक फिर से उठता है और बैरोल्ड को गालियां देना शुरू कर देता है, जबकि उसी वक्त गैरहान के पीछे दिखाते हैं ताना अपने शैडो वाले स्किल को यूज करते हुए कीविया की बॉडी को वहाँ से उठाकर भाग रहा होता है। ये उसका एक स्पेशल स्किल है जिसका नाम शैडो मूवमेंट है। वो थोड़ी देर के लिए अपनी प्रेजेंस को हाइड कर सकता है। जैसे वो थोड़ा सा दूर जाता है गैरहान को पता चल जाता है, वो पीछे की तरफ देखता है और कहता है लगता है कि मैंने एक चूहे को भी छोड़ दिया, और साथ ही वो अपनी तलवार को उसके ऊपर अटैक करने के लिए रिलीज करता है। लेकिन जैसे वो अपनी तलवार को रिलीज करता है उसी वक्त उसे ओरा की पावर महसूस होती है। इस बार जो ओरा की पावर है वो बैरोल्ड की है और बैरोल्ड की ओरा की पावर बहुत ज्यादा होती है। बैरोल्ड उसे कहता है इन छोटे बच्चों पर अटैक करने से तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारा दुश्मन तो मैं हूँ, और दुश्मन नहीं ओपोनेंट मैं हूँ। चलो दोनों फाइट करते हैं तब तक जब तक कि हम दोनों में से एक विक्टर ना हो जाए। गैरहान उसे कहता है तो मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर अपना फैसला कर लिया है, तुम मेरा साथ नहीं दोगे और तुम्हें ये डिवाइन पावर्स नहीं चाहिए। तो बैरोल्ड ने जब अपनी ओरा की पावर को रिलीज किया है तो उसकी ओरा की पावर आसपास के एरिया को तबाह कर रही है। ना बड़ी स्पीड के साथ ये को लेकर वहाँ से भाग रहा है, जबकि दूसरी तरफ लियोनहार्ड एरिक की बॉडी को उठाता है और वो जंप करता हुआ वहाँ से जा रहा होता है। लोग यहाँ से दूर जा रहे हैं क्योंकि अब दो बड़े हीरोज में फाइट होने वाली है। एरिक लियोनार्ड से कहता है लियोनार्ड मुझे नीचे रखो, मुझे उससे जाकर फाइट करनी है। लियोनार्ड से कहता है अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम वहाँ पर जाकर फाइट कर सकते हो? ना ही तुम वहाँ पर जाकर कुछ कर सकते हो और ना ही मैं वहाँ पर जाकर कुछ कर सकता हूँ। हम दोनों की पावर्स तो उन दोनों के सामने बहुत ज्यादा कम है, वो दोनों बहुत ही बड़े मॉन्स्टर्स हैं। मैं भी वहाँ पर जाकर फाइट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चर्च ऑफ डार्कनेस का ऑफिसर हूँ और एक हीरो भी हूँ, लेकिन नहीं, वहाँ पर जाने का मतलब ये है कि हम लोग बिला वजह मारे जाएंगे। जबकि बैरोल्ड भी एरिक से कहता है लड़के अपनी आंखें बंद मत करना और यहीं पर देखते रहना, अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि एक रियल वॉल्टेरियन कैसे फाइट करता है। और यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि मुझे स्वर्ड किंग क्यों कहा जाता है और मेरे पास स्वर्ड किंग की कौन सी पावर्स हैं जिसकी वजह से हमारी गाइडलाइन भी मुझे स्वर्ड किंग कहती है। बैरोल्ड अपनी बहुत सारी ओरा की पावर को रिलीज करता है। इतनी सारी ओरा की पावर को रिलीज करने के बाद वो सारी की सारी ओरा की पावर को अपने हाथों के दरमियान में कंडेंस करना शुरू कर देता है। बैरोल्ड अपनी जितनी भी ओरा की
पावर होती है उस सभी को अपने हाथों में कंडेंस करने के बाद अपने दोनों हाथों को बंद कर लेता है। जैसे ही वो अपने हाथों को बंद करता है तो उसी वक्त उसके पास नई पावर्स आती हैं कि वाल्टेरियन फाइटिंग स्पिरिट्स हैं। तो बेरोल्ड जब अपने सारे के सारा ओरा की पावर को कंडेंस करता है तो उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल ओरा बीम निकलती है। जबकि बाकी के सभी लोग इस तरफ देख रहे होते हैं, उन्हें भी महसूस होता है यहाँ पर कुछ नई डिवाइन पावर ने जन्म लिया है। बेरोल्ड अपनी ही दम पर अपनी पावर्स को कंडेंस करके उसके पास जितनी ओरा की पावर्स थी उन सभी को उसने इतना ज्यादा कंडेंस कर दिया है कि अब उसके पास भी डिवाइन पावर्स आ गई हैं। अगर उसको कहा जाए कि अब वो एक वाल्टेरियन ओरा गार्ड बन चुका है तो ये गलत नहीं होगा। बेरोल्ड की बॉडी की शेप भी काफी ज्यादा चेंज हुई है। उसके सर के ऊपर यूनिकॉर्न की तरह एक सींग भी निकल आया है। इस वक्त बेरोल्ड जिस शेप में है तो ये इसकी डिवाइन पावर्स है। बेरोल्ड भी इस वक्त एक हाफ गार्ड बन चुका है। गैरान बेरोल्ड की तरफ देखता है तो हंसना शुरू कर देता है और कहता है, बेरोल्ड हर बार तुम मुझे बहुत ज्यादा अमेज कर देते हो। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे पास कोई ना कोई नई पावर होती है। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ पर अपनी ही एनर्जी को यूज करते हुए अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए एक डिवाइन गार्ड बन जाओगे। बेरोल्ड उससे कहता है, हाँ ये बात ठीक है कि मेरे पास भी डिवाइन पावर्स हैं, लेकिन तुम्हारी पावर्स के मुकाबले में ये इनकम्प्लीट है। तुम ऐसा कह सकते हो कि मेरी किस्मत अच्छी है, इसी वजह से मेरे पास ये वाली डिवाइन पावर्स आ गई, लेकिन गॉडेस ऑफ डार्कनेस के डिवाइन पावर्स के सामने ये कुछ भी नहीं है। गैरान उसे कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ तुम्हें किस्मत से मिली है। फिर साथ ही वो चुप हो जाता है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो चिल्लाकर उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो। और साथ ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो दोनों जब एक दूसरे पर अटैक करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। एक तरफ पावर ऑफ डार्कनेस है और दूसरी तरफ ओरा की पावर है, और उनकी पावर्स के टकराने से आसपास की सारी चीजें तबाह हो जाती हैं। इवन के वहाँ पर जितने भी एंजल्स होते हैं वो भी उनकी पावर्स के साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर वहीं पर मर जाते हैं। तो इन दोनों की फाइट को हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो फिलहाल अपनी स्टोरी को यहीं पर एंड करेंगे। एपिसोड 49 का एंड यहीं पर होगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप एरोल्ड के एपिसोड 150 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बेरोल्ड एक डिवाइन गार्ड बन गया है। हालांकि वो सिर्फ अभी तक हाफ गार्ड बना है, क्योंकि उसने अपनी ओरा की पावर को कंडेंस करने के बाद अपने पास से डिवाइन पावर्स को जन्म दिया है। अगर वो इन सारी पावर्स को और ज्यादा कंडेंस करेगा तो वो एक डिवाइन गार्ड बन सकता है। गैरान जिसके पास गॉडेस ऑफ डार्कनेस की पावर्स है, वो दोनों आपस में फाइट करना स्टार्ट करते हैं। और जैसे वो एक दूसरे के साथ अपनी पावर्स को टकराती है तो वहाँ पर आसपास जितनी भी चीजें होती है वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ तक एंजल्स जो कि डायमेंशनल ट्रैक से निकले हैं वो सारे भी मर जाते हैं। और यहीं पर रिचर्ड की तरफ भी दिखाते हैं। रिचर्ड ने मिस्टर लाउड और उस बच्चे को पकड़कर साइड पर रखा होता है ताकि वो उन सभी को बचा सके। साथ ही वो उनकी तरफ देखता और कहता है, तो क्या गॉडेस ने अपने आप को बचाने के लिए इस बंदे को चुना है, बेरोल्ड को। लेकिन इन दोनों की पावर्स तो एक जैसी हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग यहीं पर इन दोनों की फाइट को इंतजार करते रहे कि इनकी फाइट का विनर कौन होगा, जहाँ पर इनके अटैक से जो पावर्स निकल रही है उससे हम सभी लोग मारे जाएंगे। गैरान अपनी गॉडेस ऑफ डार्कनेस की पावर्स को यूज करते हुए बड़ी बड़ी तलवारें बनाता है और उन्हीं के साथ ही बेरोल्ड के ऊपर अटैक करता है। जबकि बेरोल्ड के पास उसका गिगांट है, वो अपने गिगांट के साथ ही उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। गैरान चिल्लाकर बेरोल्ड से कहता है, बेरोल्ड ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ पर अपनी फुल पावर को यूज नहीं कर रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फुल पावर्स को यूज करो और मेरे साथ फाइट करो और देखते हैं कि हम दोनों में से कौन जिंदा बचेगा। और फिर साथ ही वो अपनी एनर्जी से बनी हुई तलवारें बेरोल्ड के ऊपर शूट करता है, लेकिन बेरोल्ड अपने गिगांट को घुमाते हुए उसकी तलवारों को तोड़ देता है। और साथ ही वो उसे कहता है, अगर मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ और ज्यादा फाइट की और अपनी फुल पावर को रिलीज किया, ये शहर बर्बाद हो जाएगा। और तुम्हें पता है कि मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। वो यहाँ पर सीलिया की बात कर रहा है। गैरान भी उसकी ये वाली बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। लेकिन उसी वक्त बेरोल्ड अपने गिगांट को घुमाता है और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। वो नीचे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, लेकिन बेरोल्ड उसके नीचे झुकने के बाद अपने गिगांट को अपने हाथ में पकड़ता है और उसे एक स्पीयर बना लेता है, उसके ऊपर अपने ओरा की एनर्जी को रिलीज करते हुए। साथ ही अपने स्पीयर के साथ ही बेरोल्ड गैरहान के ऊपर अटैक करता है और उसके स्पीयर के साथ साथ गैरहान भी काफी दूर चला जाता है। वो शहर से बाहर निकल जाता है। बेरोल्ड ने इतनी ज्यादा फोर्स के साथ अपने उस भाले को फेंका होता है, उसे रोकने में ही गैरहान काफी ज्यादा दूर निकल जाता है। जैसे वो दोबारा सामने की तरफ देखता है उसके स्पीयर को रोकने के बाद, तो वो कैलान सिटी से काफी ज्यादा दूर होता है और बेरोल्ड भी इसके पीछे पहुंच चुका है। बेरोल्ड उसे शहर से बाहर इसलिए लेकर आया है ताकि शहर में मौजूद जितने भी लोग हैं वो सारे सेफ रह सकें। तो जैसे वो गैरहान को शहर से बाहर ले आता है, वो वहीं पर आने के बाद अपने गिगांट को यूज करते हुए पहले सामने की तरफ स्लैश लगाता है और फिर वर्टिकल स्लैश लगाता है। और यहाँ पर वो एरी के स्पेशल मूव यानी कि क्रॉस इम्पैक्ट को यूज कर रहा है। जैसे वो ओरा की पावर को रिलीज करते हुए क्रॉस इम्पैक्ट लगाता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड़ा बन जाता है, क्योंकि उसके ओरा की पावर और एरी के ओरा की पावर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस बार का क्रॉस इम्पैक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि मैडम सीलिया के ऑफिस वाले टावर का सीन भी दिखाया जाता है। कैलान सिटी के जितने भी लोग हैं वो सारे भागकर उसी टावर के अंदर जाकर छुपे
छिपे हुए हैं और वो सारे वहीं पर बैठे रो चिल्ला रहे होते हैं। उनमें से कुछ तो गॉडेस ऑफ डार्कनेस से कह रहे होते हैं प्लीज हमारी जान बचा लो। अतीशे भी वहीं पर होता है और उन सभी से कहता है तुम सभी लोग शांत हो जाओ, ये जगह बिल्कुल सेफ है, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। जबकि यहीं पर बेला को भी दिखाते हैं। बेला भी उन सभी को चुप करा रही होती है और इनके साथ मिल चुकी है। बेला भी अब अच्छी बन गई है। बेला चिल्लाकर उन सभी से कहती है अगर तुम सभी लोगों ने अपना मुंह नहीं बंद किया तो मैं तुम लोगों को उठाकर बाहर फेंक दूंगी और वो एंजल्स में खा जाएंगे। जबकि मैडम सीलिया सामने की तरफ देख रही होती है अपनी खिड़की से पैरोल्ट और गैरहान को फाइट करते हुए। सीलिया वहीं पर खड़ी खड़ी अपनी सारी पुरानी बातों को याद कर रही होती है जब पैरोल्ट के साथ वो बैठी थी और पैरोल्ट उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि दुनिया का अंत कैसे होगा। सीलिया उसे कहती है नहीं मुझे नहीं पता। वो उसे कहता है जब इस पूरे रेथिना में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आएगा तब भी दुनिया का एंड नहीं होगा। सारे के सारे सी के अंदर से सारा पानी खत्म हो जाएगा तब भी दुनिया का एंड नहीं होने वाला। एक ऐसी जगह जिसकी बेस पहले किसी ने भी ना देखी हो वो जगह भी तुम्हें दिखाई दे। हमारे इस कैलान सिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा रेत का पहाड़ आएगा, बहुत बड़ी रेत की वेव आएगी। पैरोल्ट ने वहाँ पर अपने क्रॉस इम्पैक्ट को यूज किया है तो इसी वजह से वहाँ पर रेगिस्तान में जितनी भी रेत है वो सारी एक वेव की तरह पानी की वेव की तरह उनके कैलान सिटी को कवर कर लेती है और उनके सिटी के ऊपर गिरने लगती है। सीलिया पैरोल्ट से कहती है तो वो वेव कितनी ज्यादा बड़ी होगी एक घर के मुकाबले में। पैरोल्ट उसे कहता है नहीं वो घर से बहुत ज्यादा बड़ी होगी। सीलिया उसे कहती है अगर मैं उस वेव के सामने बहुत ही आहिस्ता से भागूंगी तो क्या होगा। पैरोल्ट उसे कहता है तुम उस रेत में आकर दब जाओगी। सीलिया उसे कहती है तो फिर तुम उस वेव को रोकने के लिए क्या करोगे। पैरोल्ट उसे कहता है मैं अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसे थर्म सेंटर से काट दूंगा। और यहाँ पर सर लियोनार्ड पूरे के पूरे शहर के ऊपर अपनी शील्ड को यूज करते हैं जबकि उसके साथ एरिक होता है। एरिक अपनी ओरा की पावर के साथ उस रेत की वेव को काट देता है ताकि वो शहर के ऊपर ना गिरे। एरिक शहर को बचाने के बाद आगे बढ़ने लगता है। लियोनार्ड उसे कहता है मैंने अभी अभी तुम्हारे बाजू को दोबारा से हील किया है, मैं नहीं चाहता कि दोबारा से तुम जख्मी होकर मेरे पास आ जाओ। एरिक उसे कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या मैं यहीं पर हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाऊं और दूर से ये सब कुछ देखूं, मुझे भी जाकर फाइट करनी है। गैरहान उसे कहता है लेकिन तुम्हारे पास अब कोई भी चॉइस नहीं बची, तुम उनसे फाइट नहीं कर सकते और ना ही इस फाइट में शामिल हो सकते हो क्योंकि वो दोनों इस वक्त ह्यूमन लिमिट्स को पार कर चुके हैं। वो दोनों उनके पास डिवाइन पावर्स हैं। एक तरफ पैरोल्ट है जिसने अपने सालों की मेहनत से जितना ओरा इकट्ठा किया था उस सभी को इकट्ठा करने के बाद कंडेंस करके अपनी खुद की डिवाइन पावर्स क्रिएट की हैं। पैरोल्ट एक ऐसा इंसान है जो कि अपनी पावर से ही एक गॉड बनने वाला है। क्योंकि दूसरी तरफ एक ऐसा हीरो है जिसने गॉडेस ऑफ डार्कनेस को कैद किया और उसकी पावर्स को चोरी किया और जिसके पास रियल गॉडेस ऑफ डार्कनेस की रियल डिवाइन पावर्स हैं। एरिक उसे कहता है हाँ ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम दोनों उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग कम से कम गैरहान ने यहाँ पर जो कचरा फैलाया है उस सभी को साफ तो कर सकते हैं। यानी वो एंजल्स की बात कर रहा है। वो उसे कहता है क्योंकि अगर हम सभी एंजल्स को नहीं मारेंगे तो उसके बाद पैरोल्ट इस फाइट को जीतने के बाद मुझे पीटेगा क्योंकि मैं उसका डिसाइपल हूँ और बाद में मुझे कहेगा कि मैं इन एंजल्स को भी नहीं संभाल सका। तो वहाँ पर बहुत सारे एंजल्स होते हैं जो कि दीवारों को चढ़ते हुए शहर के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। पैरोल्ट अपने क्रॉस इम्पैक्ट को यूज करने के बाद गैरहान की तरफ देखता है और कहता है मेरे क्रॉस इम्पैक्ट ने इसके ऊपर इतना ज्यादा असर नहीं किया, मुझे लगता है कि गॉडेस के डिवाइन पावर्स बहुत ज्यादा स्पेशल है, मेरी पावर्स के मुकाबले में वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गैरहान ने गॉडेस की पावर्स को यूज करते हुए काफी सारी तलवारें बनाई होती हैं और उन्हें अपने सामने ही होल्ड कर लेता है और एक शील्ड बना लेता है और वो पैरोल्ट से कहता है मुझे लगता है कि अब मुझे गॉडेस की डिवाइन पावर्स को यूज करना आ गया है। और फिर साथ ही वो अपनी शील्ड वाली तलवारों को साइज में बड़ा करता है और उन सभी को पैरोल्ट के ऊपर अटैक करने के लिए सामने की तरफ भेजता है। जबकि पैरोल्ट भी अपने बाले के साथ ही एक एक अटैक के साथ ही उन सभी तलवारों को पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा होता है। लेकिन गैरहान ने अब डिवाइन पावर्स को यूज करना सीख लिया है तो वो नदी से बनी हुई तलवार को रस्सी की तरह भी यूज कर सकता है। तो पैरोल्ट के पाँव को उस रस्सी के साथ बांध लेता है और उसी वक्त जब गैरहान आसमान की तरफ देखता है तो आसमान के ऊपर उसे एक बहुत बड़ी गॉडेस नजर आती है। जैसे कि रियल गॉडेस की पावर्स होती हैं, रियल गॉडेस भी इसी तरह की आसमान में ब्लैक डार्कनेस से बनी हुई है। गैरहान पैरोल्ट से कहता है मेरी पावर्स तुम्हारी इन बेकार पावर से बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि मेरे पास रियल गॉडेस की पावर्स हैं और तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी बनाई हुई डिवाइन पावर्स हैं। आसमान के ऊपर जहाँ से वो गॉडेस की शेप निकली थी उसी शेप के अंदर से डार्कनेस से बनी हुई बहुत सारी बड़ी बड़ी तलवारें निकलती हैं और वो सारी तलवारें नीचे की तरफ आती हैं पैरोल्ट के ऊपर अटैक होने के लिए। पैरोल्ट से कहता है क्या वाकई में ये गॉड की तलवार है, लेकिन एक तलवार तो सिर्फ तलवार ही होती है। और वो अपने हाथ के ऊपर अपनी ओरा की पावर को रिलीज करता है और बड़ी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर से जो बड़ी तलवार उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है उसके अंदर अपने हाथ को दंसा लेता है और उसे कहता है एक तलवार तो तलवार होती है और यहाँ पर स्वर्ड किंग मैं हूँ तो मैं किसी भी तलवार को यूज कर सकता हूँ। तो पैरोल्ट उसी की बनाई हुई बड़ी सी तलवार को अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसकी तलवार के ऊपर अपनी ओरा की पावर को रिलीज करते हुए उस बड़ी तलवार को ओरा ब्लेड बना लेता है और उसी ओरा ब्लेड के साथ ही गैरहान के ऊपर एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है। लेकिन गैरहान उसके सामने से गायब होकर उसके पीछे वाली साइड पर आ जाता है। गैरहान उसके पीछे आने के बाद उसे कहता है तो मैं यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ क्योंकि स्वर्ड किंग को तलवार से नहीं मारा जा सकता
था क्योंकि वो खुद स्वर्ड किंग है। साथ ही बैरोल्ड भी जल्दी से अपनी तलवार को पीछे की तरफ घुमाते हुए गैरहान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गैरहान फिर से वहाँ से गायब हो जाता है और उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है। गैरहान बैरोल्ड से कहता है अगर दुनिया में जितनी भी तलवारें हैं वो सारी की सारी तुम यूज कर सकते हो क्योंकि तुम स्वर्ड किंग हो। दुनिया में जितनी भी डार्कनेस है वो सारी की सारी अब मेरी पावर है और डार्कनेस हर जगह पर होती है, तुम जहाँ पर भी चले जाओ वहाँ पर डार्कनेस होती है। इस बार वो बड़ी स्पीड के साथ गैरहान के पास से गुजरता जाता है और उसकी बॉडी के ऊपर कट लगा रहा होता है। जैसा कि गैरहान ने कहा है कि डार्कनेस हर जगह पर होती है, उसकी बड़ी तलवारें वहाँ पर दंसी होती हैं और उनके शैडो के अंदर से भी डार्कनेस निकलती है और उसी डार्कनेस को यूज करते हुए वहाँ पर एक स्पेशल मूव को यूज करता है जिसका नाम शैडो चेन होता है। गैरहान अटैक करते हुए बैरोल्ड से कहता है बैरोल्ड लगता है कि अब तक तुम्हें इस बात की समझ आ गई होगी कि आखिर मैंने गार्डियंस ऑफ डार्कनेस को क्यों चुना, डिवाइन पावर्स को चोरी करने के लिए, जबकि मैं बाकी की 5 गार्डियंस में से भी किसी की पावर्स को ले सकता था क्योंकि लाइट और डार्कनेस ये दोनों बेसिक पावर्स हैं। लेकिन लाइट मध्यम भी हो सकती है और जब लाइट मध्यम होती है तो उसकी पावर कम हो जाती है, लेकिन डार्कनेस कभी मध्यम नहीं होती। इसी वजह से मैंने गार्डियंस ऑफ डार्कनेस की पावर्स को चूज किया है। अब चाहे बाकी की गार्डियंस में से कोई भी मेरे सामने मुझ पर अटैक करने के लिए आ जाए, गार्डियंस ऑफ डार्कनेस को नहीं हरा पाएंगे। वो अपने उस शैडो चेन मूव के साथ ही बैरोल्ड को पूरी तरह से कवर कर लेता है, लेकिन बैरोल्ड एक जबरदस्त चीख मारता है और अपनी ऑरा की पावर को रिलीज करता है तो उसकी सारी की सारी शैडो चेन्स टूट जाती हैं। सेम उसी वक्त आसमान से एक बड़ा सा एनर्जी का बना हुआ हाथ बैरोल्ड के ऊपर गिरता है। बैरोल्ड वहीं से नीचे से अपनी ऑरा की पावर के साथ एक बड़ी सी तलवार बना लेता है जो कि उस हाथ के अंदर दंस जाती है। तो आसमान में एक बड़ी सी गार्डेस है जो कि एनर्जी से बनी है और नीचे बैरोल्ड की ऑरा की पावर से बना हुआ एक बड़ा सा बैरोल्ड है जिसका नाम स्वर्ड गार्ड है। और अब ये दोनों यहाँ पर एनर्जीज के साथ फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बैरोल्ड की पावर ज्यादा है, बैरोल्ड की ऑरा की पावर उसकी डार्कनेस की पावर को हरा रही है। बैरोल्ड गैरहान को पीछे हटाते हुए कहता है चाहे तुम यहाँ पर कितनी ही कोशिश क्यों न कर लो, चाहे तुम्हारे पास कितनी ही पावर्स क्यों ना हो, तुम गार्डियंस ऑफ डार्कनेस नहीं बन सकते। तुम तो एक ऐसे इंसान हो जो कि जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा लाइफ स्पैन पूरा होने वाला है। गैरहान उसे कहता है अगर मेरा टाइम स्पैन यहाँ पर पूरा होने वाला है तो तुम्हारे लिए भी सेम है, तुम्हारा टाइम स्पैन भी तो पूरा होने वाला है। गार्डियंस ने तुमसे भी कहा था कि तुम्हारे पास भी सिर्फ 20 साल है। स्वर्ड गार्ड की बड़ी सी ऑरा की तलवार उस गार्डियंस की बॉडी के अंदर दंस जाती है, जबकि गार्डियंस के हाथ में जो बड़ी सी तलवार होती है उस स्वर्ड गार्ड के चेहरे को उड़ा देती है और उसकी बॉडी के आर पार होते हुए ग्राउंड के अंदर दंस जाती है। जबकि मैडम सीलिया भी दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है और वो बैरोल्ड के लिए पहुंचना परेशान है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड को एंड करने वाले हैं और नेक्स्ट एपिसोड में यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप एरर की एपिसोड 51 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बैरोल्ड और गैरहान के दरमियान में फाइट हो रही है। गैरहान के पास गार्डियंस ऑफ डार्कनेस की डिवाइन पावर है, जबकि बैरोल्ड के पास स्वर्ड गार्ड की पावर है कि उसने खुद बनाई है। तो बैरोल्ड की बड़ी सी तलवार गार्डियंस ऑफ डार्कनेस की बॉडी के अंदर दंस जाती है, जबकि गार्डियंस ऑफ डार्कनेस जो कि एनर्जी से बनी हुई है आसमान पर, उसके हाथ में जो बड़ी तलवार होती है वो स्वर्ड गार्ड की बॉडी के अंदर दंस जाती है। तो यहीं पर उन्हें एक दूसरा ड्राम दिखाई देता है, यानी कि वो दोनों अब जबकि गार्ड्स बन चुके हैं तो वो दूसरे ड्राम को भी देख सकते हैं। तो वो दोनों वहीं पर फाइट कर रही हैं। गैरहान बैरोल्ड से कहता है तुमने यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्पेयर को महसूस किया है, तुम्हें पता है यहाँ पर तुमने कुछ भी हासिल नहीं किया और जो कुछ भी हासिल किया है वो सभी कुछ यहीं पर छोड़कर चले जाओगे। यहाँ तक कि तुम्हारा पूरे का पूरा वाल्टेरियन ट्राइब तबाह हो गया और गार्डियंस ने तुम्हारे वाल्टेरियन ट्राइब को नहीं बचाया। हालांकि गार्डियंस अपनी पावर्स को यूज करते हुए तुम्हारे सारे के सारे ट्राइब के लोगों को बचा सकती थी, फिर तुम क्यों यहाँ पर गार्डियंस को बचाने की कोशिश कर रहे हो। मैं एक नया गार्ड बनने के बाद एक नया रेथिना बनाऊंगा, एक नई दुनिया जहाँ पर सभी के बारे में मैं सोचूंगा और उन सभी को ब्लेसिंग्स दी जाएंगी। गैरहान उससे पूछता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तो यहाँ पर उसके क्यों का जवाब ये होता है कि वहाँ पर रोशनी निकलती है। और साथ ही ये सीन 20 साल पहले चला जाता है जहाँ पर इन चारों हीरोज ने मिलकर ग्रेट अर्थ के लोगों को हराया था और ग्रेट अर्थ के लोगों को हराने पर इन चारों को गार्डियंस ने अपनी पावर्स दी थी। 6 गार्डियंस ने इन चारों को अपनी ब्लेसिंग्स दी और साथ ही इन सभी को एक निक नेम दिया गया जहाँ पर रेथिना में हीरो कहा गया और ये सभी लोग हीरो बन गए। गार्डियंस की ब्लेसिंग की वजह से इन सभी को इनकी बॉडी की सबसे बेहतरीन शेप मिली, यानी कि गार्डियंस ने उन सभी की बॉडी को जो कि काफी ज्यादा एजेड हो चुकी थी, उस वक्त ये चारों काफी ज्यादा बूढ़े थे, लेकिन ब्लेसिंग्स मिलने के बाद ये सभी लोग फिर से जवान हो गए। साथ ही गार्डियंस ने इनसे कहा कि अगले 20 साल तक तुम्हारी बॉडी इसी तरह रहेगी, तुम लोग बूढ़े नहीं होगे, लेकिन तुम्हारे पास एक टाइम लिमिट है, तुम लोग सिर्फ 20 साल तक ही जिंदा रह सकते हो। ये वाली स्टोरी हमें बैरोल्ड सुना रहा है। बैरोल्ड कहता है जब गार्डियंस हम चारों को ये बात बता रही थी कि हमारे पास सिर्फ 20 साल बचे हैं, 20 साल के
बाद हम लोग मर जाएंगे। मैंने इस वाले पार्ट को सुना ही नहीं, तो मरना तो एक दिन मुझे वैसे भी है, तो फिर इस बात को सुनने का क्या फायदा। तो बैरोल्ड को जब ब्लेसिंग्स मिली थी तो वो वहीं पर बैठा बैठा मुस्कुरा रहा होता और कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मेरे पास सिर्फ जिंदगी के 20 साल बचे हैं, मुझे जो करना है वो तो मैं करूंगा ही। लेकिन जब वो गैरहान की तरफ देखता है तो गैरहान इस बात से बहुत ज्यादा उदास होता है कि गैरहान के लिए 20 साल बहुत ज्यादा कम है। इन चारों हीरोज को जब हीरोज की पावर मिली, ब्लेसिंग्स मिलने के बाद ये हीरोज बन गए और उसके बाद यहाँ पर एक जश्न मनाया जा रहा होता है। रेथिना को बचाने के बाद सारे नोबल्स ने इन चारों हीरोज के लिए पार्टी रखी है और ये चारों वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। जिनोविया और हुलियान दोनों वहीं पर होते हैं कि वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन बैरोल्ड वहाँ से बाहर निकल आता है। बैरोल्ड कहता है मेरा तो वहाँ पर दम घुट रहा है। जैसे ही वो बाहर आता है तो बैल्कनी के पास गैरहान खड़ा होता है। गैरहान वहीं पर खड़ा खड़ा पी रहा होता है। बैरोल्ड उसके पास आता है और उसे कहता है ये तो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, मुझे तो लगा था कि तुम्हें इस तरह की पार्टीज की आदत होगी जबकि तुम एक किंग हो। गैरहान उसे कहता है मुझे गलत मत समझना, मैं तो बस यहाँ पर सांस लेने के लिए आया हूँ ताकि ताजा हवा ले सकूँ। साथ ही गैरहान उसे कहता है यार थोड़े से कपड़े पहन लो, तुम्हें पिछली बार भी मैंने कहा था कि अगर तुम्हारे कपड़े उतारने की वजह से सारे वाल्टेरियन वॉरियर्स ने कपड़े पहनना छोड़ दिए तो बहुत ही बुरा होगा। तुम पार्टी में बिना कपड़ों के घूम रहे थे। बैरोल्ड उसे कहता है इन सारे नोबल से मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो वैसे भी मेरे बारे में बातें बनाएंगे क्योंकि मैं एक वाल्टेरियन हूँ। वैसे भी मुझे इन नोबल्स के कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गैरहान उसे कहता है मुझे लगता है कि वहाँ पर नोबल्स ने तुम्हें बहुत सारी ऑफर्स दी होंगी। बैरोल्ड उसे कहता है हाँ ये बात तो तुमने ठीक कही, अब जबकि मैं एक हीरो बन चुका हूँ बहुत सारे नोबल्स ने मुझे ऑफर्स दी हैं। उन्होंने कहा है कि वो हमारे आइलैंड तक एक रोड बनाएंगे कि यहाँ पर तुम्हारे इस सिटी के साथ मिलेगा, कॉरिडोर के साथ। वैसे हम वाल्टेरियन वॉरियर्स को किसी सड़क की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये आइडिया काफी अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि वो सभी लोग कुछ ना कुछ तो ऐसी स्कीम बना रहे हैं, उन्हें मेरी पावर्स चाहिए होंगी, इसी वजह से वो वहाँ पर हमारे आइलैंड तक एक रास्ता बना रहे हैं कि वो मेरे ट्राइब के साथ जुड़ सके ताकि बाद में मैं उनकी हेल्प कर सकूं। मुझे पता है कि गार्डियंस की ब्लेसिंग वाले हीरो के साथ मिलने से उन्हें कितना फायदा होगा। गैरहान उसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चीना में अमन शांति कायम करने के लिए किसी न किसी हीरो के साथ ताल्लुकात रखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बैरोल्ड उसे कहता है मुझे लगता है कि ग्रेट अर्थ को हराने के बाद यहाँ पर काफी अमन शांति हो गई है और मुझे लगता है कि हमारा रोल यहाँ पर खत्म हो रहा है। गैरहान उसे कहता है नहीं, हमारा रोल यहाँ पर खत्म नहीं होगा। इस वार को खत्म करने में तुमने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की, अगर तुम यहाँ पर इस वार में हमारा साथ नहीं देते तो मुझे लगता है कि ग्रेट अर्थ वालों के साथ फाइट करने में हमें 5 साल और लगते और हम इस फाइट को आसानी से नहीं जीत पाते। तुम्हारे अलावा मुझे हुलियान का भी थैंक यू बोलना चाहिए कि हुलियान की वजह से मेरी किंगडम के बहुत सारे नेम्स और बहुत सारे भी हमारा साथ दे रहे हैं और वो भी हमारे साथ मिलकर फाइट कर रहे हैं। इसके अलावा जिनोविया ने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स बनाए हैं, बहुत सारे मैजिक टूल्स बनाए कि हमारे हंटर्स की पावर्स को बढ़ा देते हैं। उसने भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। रही मेरी बात, दूसरी दुनिया से आए हुए इंसानों के साथ फाइट करने के लिए मैंने बहुत ज्यादा तैयारी की थी, इसी वजह से हम लोग इस जंग को जीत पाए हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम चारों ने सब कुछ किया है, गार्डियंस ने कुछ भी नहीं किया। गार्डियंस ने उन सारे दूसरी दुनिया के इंसानों को इग्नोर किया। बैरोल्ड उसे कहता है लेकिन गार्डियंस ने कम से कम हमारी पावर्स को रिकॉग्नाइज किया और उसके बाद हम चारों को एक टाइटल दिया हीरो का और साथ ही में ब्लेसिंग्स भी दी। गैरहान ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और साथ ही अपने हाथ में शराब की बोतल को भी तोड़ देता है। उसे कहता है गार्डियंस को सब कुछ पता था यहाँ पर दूसरी दुनिया से डीमन आ रहे हैं जो कि सभी को मार रहे हैं और हमने उन सभी से फाइट की, उन सभी को मार डाला गार्डियंस को बचाने के लिए। लेकिन गार्डियंस ने उसके बदले में हमें क्या दिया, हमें ब्लेसिंग्स तो दी लेकिन साथ ही हमें डेथ पेनल्टी दे दी। हमें बता दिया कि 20 साल के बाद हम सभी लोग मर जाएंगे, जबकि हमें तो अमर होना चाहिए था। ऊपर से गार्डियंस ने ये भी कहा कि वो यही सोचती है दूसरी दुनिया के जितने भी इंसान हैं अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उन्हें रेथिनियंस में शामिल किया जाए और अगर वो बुरा काम करते हैं तो उन्हें मार दो। हम चारों हीरोज में से हम 3 इंसान हैं और हमारा लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा कम है। हम तीनों के पास सिर्फ 20 साल बचे हैं जबकि हुलियान उसका लाइफ स्पैन लंबा है। अगर हम तीनों 20 साल के बाद मर जाएंगे, हुलियान अकेले इस सारी दुनिया को कैसे संभालेगी। हम तीनों के मरने के बाद अगर दूसरी दुनिया से आए हुए इंसानों ने दोबारा एक जंग छेड़ दी, हुलियान अकेले उन सब के साथ फाइट कैसे करेगी। इसलिए 20 साल के कम समय में मैं ये तैयारी नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि हम तीनों के मरने के बाद यहाँ पर रेथिना में कोई भी पीस से नहीं रह पाएगा और मुझे लगता है कि गार्डियंस ने रेथिना को छोड़ दिया है। गार्डियंस को रेथिना की जरा भी परवाह नहीं है। बैरोल्ड उसका ये वाला लुक देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि वो अभी इसके मकसद को नहीं समझ पा रहा कि बाद में ये जाकर क्या करने वाला है। लेकिन गैरहान इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा है कि गार्डियंस ने उसे पावर्स तो दी लेकिन साथ ही उसे उसका लाइफ स्पैन भी बता दिया। इस वक्त हुलियान भागती हुई वहाँ पर आती है और वो बैरोल्ड का नाम पुकारती है। बैरोल्ड उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है हुलियान तुम इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों हो, क्या हुआ। हुलियान उसे कहती है तुम्हारे वाल्टेरियन आइलैंड पर कुछ हुआ है, तुम्हें जाना चाहिए। तो बैरोल्ड को यहाँ पर गैरहान से बात करने का मौका नहीं मिलता और बैरोल्ड को वापस अपने वाल्टेरियन ट्राइब में जाना पड़ता है। बैरोल्ड कहता है उस वक्त मैं ये बात नहीं समझ सका गैरहान के कंधों पर कितना बड़ा बोझ है। गैरहान ने सारे का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया और वो यहाँ पर एक गार्डियंस की जिम्मेदारियों को निभा रहा
रहा था। सबसे पहले वो एक हंटर बना और मॉन्स्टर्स को मारकर रेथिनियंस को बचाता रहा। उसके बाद उसने किंग बनने का फैसला किया। किंग बनने के बाद अपने पूरे काल्डोरे किंगडम का भार उसके कंधों पर पड़ गया। ग्रेट अर्थ के खिलाफ वार में भी उसने हम सभी को लीड किया। उसके सारे सोल्जर्स थे, उसी ने सारी तैयारी की। इसके अलावा यहाँ पर इसने हंटर्स गिल्ड का सिस्टम बनाया ताकि हंटर्स जाकर डंजन्स के मॉन्स्टर्स को मार सके और रेथिनियंस को बचाया जा सके। और फिर इसी तरह अपने किंगडम से निकलकर वो एक ग्रेट एम्परर बना। ग्रहान ने अपनी सारी अवाम यानी कि जितने भी रेथिनियंस थे उन सभी से बहुत सारे वादे किए। वो आगे की तरफ चलता जा रहा था। उसे लगा कि वो लोग बहुत ही जल्दी एक पैराडाइज तक पहुंचने वाले हैं, अमन शांति होने वाली है। लेकिन उसे एंड पर क्या मिला? उसे एंड पर गॉडेस की ब्लेसिंग्स मिली और उसे पता चला कि यहीं पर रास्ता बंद हो चुका है। इसी तरफ बैरोल्ड जब अपने आइलैंड पर वापस जाता है तो वहाँ पर एक लावा का पहाड़ होता है, जिसके फटने के बाद इसका ट्राइब उस लावा के पहाड़ के नीचे था। लावा के पहाड़ के फटने के बाद उस लावा की वजह से सारे वाल्टेरियन वहीं पर मारे जाते हैं। बैरोल्ड कहता है उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ क्योंकि मैंने अपने सारे के सारे वाल्टेरियंस को वापस भेज दिया था क्योंकि मैं उस फाइट में हिस्सा लेने के लिए चला गया उन सभी की जगह पर। तो सभी लोग मेरे एक हीरो बनने पर बहुत ज्यादा खुश थे और रात के वक्त जश्न मना रहे थे कि मैं जो कि एक वाल्टेरियन वॉरियर हूँ अब वो एक हीरो बन चुका है। और उसकी वजह से मेरे हीरो बनने के बाद नोबल्स मैन से मुझे बहुत सारा पैसा दिया और वहाँ से मैंने बहुत सारा राशन अपने कबीले में भेजा। इसी वजह से उन सभी को अपने कबीले को छोड़कर जाना न पड़े। और जितने भी वाल्टेरियंस थे वो सारे के सारे यहीं पर थे। इस लावा के पहाड़ के फटने के बाद वो सारे मारे गए, उनमें से कोई भी नहीं बचा। बैरोल्ड वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देता है और रोते रोते बैरोल्ड कहता है मेरे एक हीरो बनने का क्या फायदा जब मैं अपने ही यहाँ पर ट्राइब के एक भी इंसान को नहीं बचा सका। उसे गैरहान की बात याद आती है कि गॉडेस को हम सभी की जरूरत नहीं है, गॉडेस यहाँ पर कुछ भी नहीं करती। बैरोल्ड को भी लगता है कि अगर गॉडेस यहाँ पर होती तो वो हमारे इन सारे लोगों को मरने से बचा सकती थी। ने मुझे हीरो बना दिया लेकिन मेरे सारे ट्राइब को खत्म कर दिया। बैरोल्ड कहता है मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट होने का क्या फायदा, और साथ ही वो वहाँ पर एक जोरदार चीख मारता है और वहीं से हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। सीन के प्रेजेंट में आने के बाद बैरोल्ड और गैरहान अभी भी वहीं पर फाइट कर रहे हैं। वो दोनों अपनी अपनी तलवारों को टकराते हैं तो बहुत सारी पावर्स निकलती हैं। बैरोल्ड फाइट करते हुए काफी ज्यादा थक चुका है। बैरोल्ड कहता है मुझे लगता है कि यही मेरी लिमिट है। इस वक्त वो दोनों इस डार्कनेस की लेयर के ऊपर खड़े हैं। वो उस लेयर के ऊपर ही खड़ा होता है। उसी वक्त ब्लैक डार्कनेस के अंदर से कुछ हाथ निकलते हैं और वो बैरोल्ड के पाँव को पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं बैरोल्ड प्लीज मुझे बचाओ। और वो गॉडेस की आवाज होती है, गॉडेस ऑफ डार्कनेस की। गैरहान भी वहीं पर आ जाता है और उसे चिल्लाकर कहता है गॉडेस ने हमें जो इनाम दिया था वो कोई पावर्स नहीं थी बल्कि वो सिर्फ डिस्पेयर था। इसने हमारे रेथिना को डिस्पेयर में झोंक दिया। यहाँ पर उसने कभी भी दूसरी दुनिया से आने वाले इंसानों को नहीं रोका और न ही आंफिलिस डीमन गार्ड के डंजन्स के सिस्टम को तबाह किया। इसका मतलब ये है कि गॉडेस इस लायक ही नहीं है कि वो इन सभी चीजों को होने से रोक सके। साथ साथ वो बैरोल्ड के ऊपर अपनी तलवारों से अटैक भी कर रहा होता है और उसे कहता है तुमने ये डिस्पेयर बहुत ही अच्छे से महसूस किया है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे सारे का सारा वाल्टेरियन ट्राइब एक्सटिंक्ट हो गया, गॉडेस उन सभी को बचा सकती थी और तुमने ये सब कुछ महसूस किया है तो फिर तुम यहाँ पर गॉडेस का साथ क्यों दे रहे हो? तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। बैरोल्ड उसकी तलवारों को रोक रहा होता है और उसी की तलवारों को रोकते रोकते उसके सर का सींग भी टूट जाता है। बैरोल्ड काफी ज्यादा जख्मी है। बैरोल्ड उसे कहता है तुम जानना चाहते हो कि मैं गॉडेस के खिलाफ क्यों नहीं हूँ? वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे वो रात अभी भी याद है। उस रात मुझे वहाँ से हुलियान के बुलाने पर जाना पड़ा, हालांकि मुझे वहाँ पर तुम्हारे साथ रहना चाहिए था और तुम्हारे साथ एक ड्रिंक लेना चाहिए था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। गैरहान भी उसके मुंह से ये बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन साथ ही फिर से वो अपनी पावर्स को इकट्ठा करता है और अपनी पावर्स के साथ एक बड़ी सी तलवार बनाता है और बैरोल्ड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो यहीं पर 151 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में फाइनली इन दोनों की फाइट का एंड हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि इन दोनों की फाइट का रिजल्ट क्या निकले।